So hello all my dearest students, I hope you all are doing good. I hope you all have enjoyed the first lecture of your direct tax fast track batch for 2022. So now let us go ahead, आगे बढ़ते चलो हम लोग अगले प्रोविजन की तरफ। डेप्रीसिएशन एक बहुत बड़ा समंदर है, जैसे आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन ओनली। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी स्लाइटली ट्रिकी लेक्चर। आज के लेक्चर में कुछ जबरदस्त प्रोविजंस आने वाले हैं डेप्रीसिएशन के, तो एक एक करके बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले डिस्कशन की तरफ। हमने कल के लेक्चर में जो किया था वो क्या था, कुछ बेसिक डिस्कशन थे कि डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको ओनर होना जरूरी है, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको असेट को यूज करना जरूरी है, और कितने दिन के लिए यूज करोगे तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, कितने दिन के लिए यूज करोगे तो आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सब चीजों पे हम लोग ने पिछले लेक्चर में बात की थी। आज हम लोग डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, कुछ और अलग लेवल पे, अलग एकदम एडवांस लेवल का डिस्कशन आज होने वाला है। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना आप सब लोग, ठीक है। So how to arrive at WDV? Now listen carefully, all of you. Income tax में deduction of depreciation is allowed on what basis? Is allowed on WDV basis, right? WDV के हिसाब से income tax में अपने को depreciation का deduction मिलता है, right? I hope everybody knows that. So therefore, SLM के बेसिस पे नहीं मिलता है। मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था कि SLM depreciation सिर्फ कुछ एसएससीओ के लिए अवेलेबल है, वो है पावर जनरेटिंग एसएससी। उसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे। वो कौन से खुशनसीब एसएससीज है जिनको एसएलएम का भी डेप्रिसिएशन का डिडक्शन गवर्नमेंट देती है। बाकी 90% एसएससीज को कौन सा डिडक्शन मिलेगा? डब्ल्यूडीवी के हिसाब से मिलेगा। तो अब अगर डब्ल्यूडीवी के हिसाब से डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलने वाला है तो एक सवाल तो उठेगा ही, दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डब्ल्यूडीवी? क्या डब्ल्यूडीवी इनकम टैक्स लॉ में डिफाइंड है? द आंसर इज यस। कहां पर डिफाइंड है? सेक्शन 43 क्लॉज 6 के अंदर। द टर्म डब्ल्यूडीवी इज डिफाइंड इन सेक्शन 43 क्लॉज 6। कैसे डिफाइंड है, चलिए देखते हैं उसका डेफिनेशन। द डेफिनेशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। यहां पर देखो, WDV means what? Pay attention, please. WDV means actual cost as reduced by depreciation actually allowed, ठीक है। WDV का बहुत प्यारा डेफिनेशन है, जो भी आपका एक्चुअल कॉस्ट है असेट का, उसमें से डेप्रीसिएशन एक्चुअली अलाउड को लेस कर दो। जो भी आपका एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से डेप्रीसिएशन एक्चुअली अलाउड को लेस कर दो। तो देयरफॉर बेटा यहां पर ध्यान देना एक्चुअली अलाउड पर। ये एक्चुअली अलाउड का मतलब क्या होता है, ये ध्यान देना अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सपोज मैंने एक फोन खरीदा, ठीक है, से 50,000 रुपए का। अब उसका WDV क्या है? 50,000 रुपया उसका कॉस्ट है, माइनस उसमें से जो भी आपको डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउ हुआ है वो लेस करो। एक्चुअली अलाउ का मतलब होता है वो डेप्रिसिएशन जो आपको इनकम टैक्स में अलाउ हुआ है टू रिड्यूस योर इनकम, जो आपको इनकम टैक्स में अलाउ हुआ है टू कंप्यूट योर PGBP इनकम, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। आर यू क्लियर? अब मिसाल के तौर पे मैंने ये फोन खरीदा, ठीक है, ये फोन खरीदा 50,000 रुपए का, और फिर मैंने इनकम टैक्स में उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया। सिर्फ 15% क्लेम होता है फोन के ऊपर। तो 15% 50,000 का कितना हो गया? 7,500। 7,500 रुपया मैंने PGBP इनकम से लेस कर दिया। तो अब इस डेप्रिसिएशन को बोला जाएगा डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। एक्चुअली अलाउड मतलब बहुत सिंपल है, जो आपको मतलब डिडक्शन के तौर पे मिला इनकम टैक्स में वो एक्चुअली अलाउड है। बट देयर आर टू एक्सेप्शंस अंडर इनकम टैक्स लॉ, जहां पर गवर्नमेंट आपको डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउ नहीं कर रही है, फिर भी गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, आपको इस साल उसको एक्चुअल कॉस्ट से लेस करना ही पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट WDV का मतलब क्या है? एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउ। जो एक्चुअली मिला है वही लेस करो। लेकिन दो एक्सेप्शन है, जहां पर आपको एक्चुअली नहीं मिला है करंट ईयर में तो भी आपको लेस करना पड़ेगा। वो दो एक्सेप्शन कौन से हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस टू एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन यहां पर दिया गया है आपके बोर्ड पे, ध्यान से देखना। एक्सेप्शन नंबर 1 इज गिवन इन एक्सप्लेनेशन 3 to 43(6), जहां पर बोला गया है एनी यूएडी कैरिड फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 32 शैल बी डीम्ड टू बी एक्चुअली अलाउड इन द करंट ईयर। अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, वो मुझे पता था। तो उसको समझाने के लिए इसीलिए मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक एग्जांपल डाला। इस एग्जांपल को थोड़ा बहुत गौर से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन प्लीज। इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करना। सपोज एक एसएससी है, उसने 100 रुपए का फर्नीचर खरीदा, ठीक है। अब उसका सेल्स कितना है मालूम? ये साल का 100 रुपए का उसने सामान बेचा, 120 रुपए का उसका एक्सपेंस है और 10 रुपए का उसको डेप्रिसिएशन मिला इस फर्नीचर के ऊपर, ठीक है। तो 100 रुपए का सेल्स, 120 रुपए का एक्सपेंस, 10 रुपए का डेप्रिसिएशन इस फर्नीचर के ऊपर उसको मिल चुका है, ठीक है। अब पे अटेंशन प्लीज। अब उसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा? 30 रुपए का लॉस हो जाएगा। अगर मैं इस लॉस का ब्रेकअप निकालू तो ब्रेकअप कैसे आएगा? 10 रुपए का लॉस उसको डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है, बराबर, और जो 20 रुपए का लॉस है उसको वो एक्सपेंसेस की वजह से हो रहा है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस, राइट। 10 रुपए का लॉस उसको डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है, 20 रुपए का लॉस उसको किसकी वजह से हो रहा है? दूसरे एक्सपेंसेस की वजह से। इसी तरीके से उसका टोटल लॉस 30 रुपीज होता है।
नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग WDV का डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन एक्चुअली अलाउड। अब आप खुद सोचो, क्या ये वाला डेप्रीसिएशन, ये जो 10 रुपया है, क्या वो आपको करंट ईयर में एक्चुअली अलाउ हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपको करंट ईयर में वो एक्चुअली अलाउ नहीं हो रहा है। क्यों? अबे अगर एक्चुअली अलाउ होता तो फिर कैरी फॉरवर्ड थोड़ी होता। करंट ईयर में तो उतना प्रॉफिट ही नहीं है कि वो डेप्रीसिएशन को झेल सके। तो ये वाला डेप्रीसिएशन डेफिनेटली अब क्या होने वाला है, इसको हम एक नाम दे देंगे अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन, इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करवा देंगे, बराबर। और ये अगले सालों में एक्चुअली अलाउ होगा, करंट ईयर में एक्चुअली नहीं अलाउ होगा। आई होप इट इज क्लियर टू। जो अनएब्सॉर्ब, नाम से ही पता चलता है ना कि डेप्रीसिएशन अनएब्सॉर्ब्ड है। अगर डेप्रीसिएशन करंट ईयर में अनएब्सॉर्ब्ड है तो आप उसको ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो एक्चुअली अलाउड है? देखो, जो अनएब्सॉर्ब्ड है वो एक्चुअली तो अलाउ नहीं हो सकता है। हाँ, जो डेप्रीसिएशन एब्सॉर्ब्ड है, जो आपने इस साल डिडक्शन ले लिया, उसको बोल सकते हो आपको अलाउ हो चुका है। Therefore the question over here is, pay attention please, क्या ये 10 रुपया इस साल एक्चुअली अलाउ हुआ है? नहीं अलाउ हुआ है। तो अगर मैं स्ट्रिक्ट डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन मतलब जो डेफिनेशन इधर दिया गया ना ऊपर, ये डेफिनेशन के हिसाब से जाओ अगर, तो क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट इज नथिंग बट एक्चुअल कॉस्ट, WDV इज नथिंग बट एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन एक्चुअली अलाउड, जो 0 रुपीज है, क्योंकि करंट ईयर के करंट क्वेश्चन में मेरे एक्चुअली अलाउड डेप्रीसिएशन तो 0 रुपीज ही है ना भाई। लेकिन इससे क्या हो जाएगा? ससी को डुअल बेनिफिट मिल जाएगा। कैसे? करंट ईयर में 10 रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम किया, उसको कैरी फॉरवर्ड किया, अगले साल तो डिडक्शन लेगा ना, लेगा। और अगले साल वापस से एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपया दिखाकर वापस से 100 रुपए पे डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तुम खुद लॉजिकली सोचो, करेगा कि नहीं करेगा? लॉजिकली खुद सोचो, डेफिनेटली करेगा। देयरफॉर गवर्नमेंट ने क्या बोला? अरे भाई दिमाग नहीं खराब करो हमारा। गवर्नमेंट ने बोला हम प्रोविजन लाएंगे। क्या? एज पर एक्सप्लेनेशन 3 to 43(6) एनी यूएडी कैरिड फॉरवर्ड, जो भी यूएडी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे ना अगले साल, भले आपने उस साल इसका डिडक्शन नहीं क्लेम किया है, आप उसका अगले साल डिडक्शन क्लेम करोगे। और यूएडी आप सबको पता होना चाहिए कि इंफिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ ईयर्स का। तो अगर आप यूएडी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अगले सालों में, करो आप, लेकिन आपको इस साल ब्लॉक ऑफ असेट से लेस करना पड़ेगा WDV निकालने के लिए। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ WDV हैज क्रिएटेड एज एन एक्सेप्शन। देखो, हैज डीम्ड टू बी एक्चुअली अलाउड, एक्चुअली नहीं अलाउड है ये 10 रुपया जो है ना, ये जो 10 रुपया है, ये आपको एक्चुअली अलाउ नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसको क्या मान के चलेंगे कि ये डीम्ड टू बी एक्चुअली अलाउड है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। इज एवरीवन क्लियर? Therefore, पहला, by default what is the definition of WDV? WDV is nothing but actual cost minus depreciation actually allowed. लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है जहां पर आपको एक्चुअली अलाउड नहीं है तो भी आप उसे लेस करोगे? हाँ बोलना। दो एक्सेप्शन है। पहला, अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन अगर करंट ईयर में है वो एक्चुअली अलाउड नहीं हो, फ्यूचर ईयर में अलाउड होगा, फिर भी आपको WDV से लेस करना पड़ेगा। पहला एक्सेप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सेकंड एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन मार्क करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। ये एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला वाला एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे वाले के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है? समझने की कोशिश करना। दूसरा वाला किसके लिए एप्लीकेबल है? सुनो, दूसरा वाला किसके लिए एप्लीकेबल है? जो असासी एंगेज्ड है पार्शियल एग्रीकल्चरल एंड पार्शियल बिजनेस इनकम में, जिनकी कॉम्पोजिट इनकम है, पार्शियल एग्रीकल्चरल है, पार्शियल बिजनेस है, ठीक है? पे अटेंशन। क्या होता है सर इनकी इनकम में, इनके बिजनेस में? सपोज इन्होंने कुछ प्रॉफिट कमाया, कॉम्पोजिट प्रॉफिट, क्या करके कमाया? चलो यहां पर एक एग्जांपल लिख देता हूं। ये लोग टी ग्रो करते हैं और फिर उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है? ये इनकी कॉम्पोजिट एक्टिविटी है, टी ग्रो करना, टी मैन्युफैक्चर करना। अब उससे इन्होंने कुछ कॉम्पोजिट प्रॉफिट कमाया से 3000 करोड़, ठीक है? अब उसमें से कुछ डेप्रीसिएशन इनको निकालना है, तो इन्होंने कुछ असेट खरीदा है, उसको एक्चुअल कॉस्ट 1000 रुपया है और उसमें से 15% का डेप्रीसिएशन निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150 करोड़, ठीक है? ये हो जाएगा 2850 करोड़, ठीक है? अब एसएससी ने एक प्रॉफिट कैसे कमाया? ये प्रॉफिट उसने कमाया बाय डूइंग कॉम्पोजिट एक्टिविटी। कॉम्पोजिट एक्टिविटी मतलब सर, कॉम्पोजिट एक्टिविटी का मतलब होता है कि उसने थोड़ा पैसा
मैन्युफैक्चर करके कमाया, थोड़ा एग्रीकल्चर को मतलब टी लीव्स को ग्रो वो करके कमाया, क्योंकि इसकी एक्टिविटी कॉम्पोजिट है, ये दोनों काम करता है, ये टी ग्रो भी करता है, टी मैन्युफैक्चर भी करता है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम, तुम्हारी पूरी इनकम टैक्सेबल नहीं है। याद करना, आईपीसीसी में पढ़ा होगा। गवर्नमेंट बोलती है तुम्हारी 40% टैक्सेबल और 60% एग्जेम्प्ट। याद आता है, ऐसा कुछ पढ़ा था आईपीसीसी में? 40% टैक्सेबल हो जाएगा, 60% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 40 टैक्सेबल 60 एग्जेम्प्ट, यस। ये कहां पर लिखा है सर? आपने अगर आईपीसीसी को ढंग से पढ़ा है बेटा तो याद होगा, रूल 8 करके एक रूल है इनकम टैक्स रूल्स के अंदर, जो इस चीज के बारे में बात करता है कि अगर आप पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम करते हो, पार्शियली बिजनेस इनकम करते हो, तो उसमें गवर्नमेंट ने प्रपोर्शन रखा है, टी कॉफी रबर सबके लिए अलग अलग प्रपोर्शन है। उसमें से टी के लिए 40% बिजनेस और 60% एग्जेम्प्ट। तो अब एसएससी का आर्ग्यूमेंट क्या है मालूम, जब मैं अपना डब्ल्यू निकालूंगा ना, गौर से सुनना अभी, व्हाट इज डब्ल्यू, उसके लिए आपको 43(6) पढ़ना पड़ेगा। 43(6) क्या बोलता है? डब्ल्यू इज नथिंग बट एक्चुअल कॉस्ट माइनस व्हाट, डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड, बराबर। अब एसएससी क्या बोलता है मालूम, कि यहाँ पर भाई मेरा जो एक्चुअल कॉस्ट है एसेट का वो है 1000 करोड़, ठीक है, वो मैं यहाँ पर ले लूंगा। गौर से सुनना, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त लॉजिक है एसएससी का। और एसएससी क्या बोलता है हमारा मालूम, जो मेरा डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड है ना, वो कितना है पता है? अब एक नॉर्मल दिमाग से सोचोगे तो आप यहाँ पर लिख दोगे 150 रुपीज, बट एसएससी बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल दिमाग लगाता है, बोलता है 150 नहीं है, क्योंकि मेरी इनकम 40-60 में डिवाइड होती है, ठीक है, तो मेरे खर्चे भी तो 40-60 में डिवाइड होना चाहिए। क्या मेरी आप पूरी इनकम को माफ कर रहे हो? नहीं। क्या आप मेरी पूरी इनकम को टैक्स कर रहे हो? नहीं। आप मेरी 40% इनकम टैक्स कर रहे हो, 60% इनकम टैक्स एग्जाम कर दे रहे हो, तो देयरफॉर मेरा जो डिडक्शन भी है ना, वो 40% ही अलाउड है, 60% मेरे को अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, इसका जो 2 भाग करूंगा ना अगर मैं, तो 40% मतलब कितना हो गया? 60 करोड़, और 60% मतलब कितना हो गया? 90 करोड़। तो इसका जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग इधर जाएगा, बराबर, और इसका जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग वो इधर जाएगा। आई डोंट नो वेदर यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट। दिमाग लगाने वाला पॉइंट है भाई, एसएससी ने दिमाग लगा के छोड़ दिया, अपने को सिर्फ समझना है बेटा। वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ टैक्स प्लानिंग द एसएससीज आर ट्राइंग टू डू इन दिस वर्ल्ड। तो एसएससी क्या बोलता है पता है, कि ये जो 150 करोड़ आप जो बता रहे हो ना, 150 करोड़ का जो रोना रो रहे हो यहाँ पर, ठीक है, कि भाई ये तो 150 करोड़ रुपया, ये 60 लाख, 60 तो इधर चला गया, 90 तो इधर चला गया, ठीक है, ये जो रोना रो रहे हो ना आप, एसएससी बोलता है कि भाई मेरे को तो यहाँ से फिर एक्चुअली अलाउड तो 60 है ना यार, मेरे को थोड़ी 90 रुपीज, मेरे को थोड़ी 150 रुपीज एक्चुअली अलाउ हुआ है। एसएससी का आर्ग्यूमेंट भी सही है यार, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप सपोज अगर 2850 की टोटल इनकम है, उसमें से 40% टैक्सेबल करते हो, तो डिडक्शन भी तो सिर्फ 40% ही मिला ना, पूरा 100% कहाँ मिला? अगर पूरा टैक्सेबल करते तो मैं कहता कि पूरा डिडक्शन अलाउड है। अब अगर 40% टैक्सेबल है तो डिडक्शन भी 40% मिलेगा, 60% एग्जेम्प्ट है, तो डिडक्शन 60% चला गया मेरे हाथ से। देयरफॉर एसएससी का क्या आर्गुमेंट है, इसमें से सिर्फ 60 करोड़ ही एक्चुअली अलाउड है, देयरफॉर मेरा अगले साल का डब्ल्यूडीवी 940 करोड़ हो जाएगा। अब ऐसा आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहा है वो, यहां से 150 करोड़ क्यों नहीं निकालना है उसको? क्योंकि अगर यहां से पूरा 150 करोड़ निकाल देगा तो अगले साल की डब्ल्यूडीवी घट जाएगी, अगले साल की डब्ल्यूडीवी घट जाएगी तो अगले साल डेप्रिसिएशन कम मिलेगा। इसीलिए एसएससी पूरा डब्ल्यूडीवी 150 रुपए से घटाना नहीं चाहता है। वो बोलता है आप अपने फॉर्मूले के हिसाब से चलिए ना, एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड, जो फॉर्मूला चल रहा है दुनिया में उस हिसाब से चलिए। एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड का फॉर्मूला चल रहा है ना, आप उस हिसाब से चलिए ना, और क्या। मैंने बोला सही बात है यार, ये तो बात तो सही है आपकी। उस बेसिस पर एसएससी ने बोला नहीं, यहां से मैं 110,000 माइनस क्या निकालूंगा, 60 करोड़ निकाल दूंगा। यह एसएससी का आर्गुमेंट, ताकि अगले साल की डब्ल्यूडीवी ज्यादा हो जाए। अब डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट कर दिया, देखो यहां पर, इन केस द इनकम इज पार्शियली एग्रीकल्चर, ठीक है, गौर से सुनना, इनकम इज पार्शियली एग्रीकल्चर एंड पार्शियली फ्रॉम बिजनेस, देन इट इज डीम्ड दैट इट इज होनली फ्रॉम बिजनेस। गवर्नमेंट मानती है कि हम इसको पूरा का पूरा बिजनेस मानते हैं, और एंटायर डेप्रिसिएशन इज डीम्ड टू बी अलाउड, पूरा डेप्रिसिएशन डीम्ड टू बी अलाउड है, और ब्लॉक से पूरा निकालने का, ठीक है, दिमाग नहीं खराब करने का। ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा कि पार्शियल बिजनेस है, पार्शियल एग्जेम्प्ट है, तो फिर मैं सिर्फ जितना टैक्सेबल है उतना ही डेप्रिसिएशन ब्लॉक से निकालूंगा, जितना एग्जेम्प्ट है उतना डेप्रिसिएशन मैं ब्लॉक से निकालने नहीं वाला हूं। ये सब आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। देयरफॉर यहां पर क्या होने वाला है, बहुत ही भयंकर लड़ाई चल रही है डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में, चेक करो। तो अब अमेंडमेंट के बाद क्या होगा बेटा, अमेंडमेंट के बाद ये होगा कि ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, 1000 करोड़ माइनस कितना,
पूरा 150 करोड़ विल गिव यू 850 करोड़, और ये हो जाएगी आपकी WDV फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और इस पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे नेक्स्ट ईयर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ ग्रेट कॉन्सेप्ट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? तो ये दो एक्सेप्शन है जहां पर आपको क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन करंट ईयर में एक्चुअली अलाउड नहीं है, फिर भी आपको ब्लॉक से लेस करना पड़ता है, फिर भी आपको WDV से लेस करना पड़ता है टू अराइव एट द WDV ऑफ द एसएससी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब एक अमेंडमेंट आया, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि अब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनटैंजिबल एसेट्स में से गुडविल को निकाल दिया है। अब से निकाल दिया है, इसका मतलब क्या पहले डेप्रिसिएशन मिलता था? द आंसर इज यस। तो अब से डेप्रिसिएशन गुडविल पे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सुन लो अभी गौर से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। FA21 का अमेंडमेंट है, आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है 2022 वालों के लिए। तो FA21 आपके एग्जाम के लिए अवेलेबल है, फाइनेंस एक्ट 2021। देयरफॉर गौर से सुनना प्लीज। फाइनेंस एक्ट 2022 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बी वेरी केयरफुल। 23 वालों के लिए एप्लीकेबल है 22। तो आप जिस साल में भी एग्जाम देते हो उसके पिछले साल वाला फाइनेंस एक्ट आपके लिए एप्लीकेबल होता है। से अगर आप नवंबर 22 में एग्जाम दे रहे हो तो लास्ट ईयर FA21, इवन आप मई 22 में एग्जाम दे रहे हो लास्ट ईयर FA21, 22 वाला बजट गलती से देखना भी मत, ठीक है। प्लीज केयरफुल रहना इस पर, गलती कर दोगे ना तुम। नाउ लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू, बात सुनो मेरी बहुत ज्यादा ध्यान से। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, और बहुत जबरदस्त बनाने वाला हूं मैं इसको। अपनी तरफ से पूरी जान झोंक दूंगा। तुमको पहले 1.5 लेक्चर में समझ में आ ही गया होगा कि मेरी एनर्जी क्या है। तुमको सोने नहीं दूंगा जगह पे मैं, नहीं तो वीडियो लेक्चर में तुम करते रहते हो पूरा टाइम, ठीक है। 3 घंटा बैठने की तुम्हारे में ताकत नहीं है प्रोफेसर के सामने वीडियो लेक्चर में, और पॉसिबल भी नहीं है, बहुत मुश्किल है यार। 100 150 150 200 200 FR जैसा सब्जेक्ट तो 300 घंटे बैठ के प्रोफेसर को देखो, आसान काम नहीं है, मैं मानता हूँ। तो ये मेरी जिम्मेदारी है आपको पूरा टाइम अलर्ट रखना। जरा भी ऐसा हिला चिल्लाऊंगा जोर से मैं, ये उठा दूंगा तुमको, ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते रहना प्लीज, नहीं भी सुनोगे तो मेरा ध्यान तो मैं खींच ही लूंगा आपका किसी ना किसी तरीके से। नाउ पे अटेंशन प्लीज। तो मैंने आपको क्या बोला, गुडविल को अभी इन्होंने इंटेंजिबल एसेट्स के डेफिनेशन से निकाल दिया। तो मतलब सर आगे के इयर्स में गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, पहले मिलता था, पहले मिलता था। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि सपोज अगर किसी ने, गौर से सुनना, किसी ने 2015-16 में, ठीक है, अगर कुछ गुडविल परचेज किया था से 100 करोड़ की, ठीक है, तो उसको पहले तो डेप्रिसिएशन मिलता होगा ना सर, 25% इंटेंजिबल एसेट, यस मिलता होगा, पहले तो मिलता होगा, मिलता होगा। तो सर अभी 2020 की WDV में भी तो उसका गुडविल का अमाउंट पड़ा होगा ना, कुछ ना कुछ हो सकता है ना बेटा। 2015 में अगर कोई एसेट खरीदा था, 2015-16 में डेप्रिसिएशन लिया, 16-17 में लिया, 17-18 में लिया, 18-19 में लिया, 19-20 में लिया, अभी अमेंडमेंट आ गया कि आपसे नहीं मिलेगा, तो आगे के सालों में तो नहीं मिलेगा, समझ में आता है। अगर आगे कोई नई गुडविल खरीदता हूं तो उसका नहीं मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी जो गुडविल खरीद के बैठा हूं उसका अगर WDV ऑलरेडी मेरे टोटल WDV में है तो उसका क्या करने का? क्या वो मिलता रहेगा या उसको भी निकाल डालने का WDV में से? क्वेश्चन समझ में आया आपको? देखो गुडविल का डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ने बोल दिया, चलो ठीक है, आगे से नहीं मिलेगा ना। अगर ऑलरेडी मेरे WDV में कोई गुडविल है तो उसका क्या करूं? क्या वो भी ब्लॉक से लेस कर दूं? गवर्नमेंट ने बोला यस, वो भी आपको ब्लॉक से लेस करना पड़ेगा। चेक करो, इन इफ द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट ऑन 1/4/2020 इंक्लूड्स गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, बराबर से देखिए, on which depreciation was taken by SSC in any preceding year, then the depreciated value of the goodwill shall be deducted from the value of the block of asset on 1st April 2020। मतलब अगर कोई पुराना गुडविल है उसका भी अगर कोई डेप्रिशिएटेड वैल्यू बचा हुआ है तो वो भी ब्लॉक से लेस कर दो। तो आगे जो असेट खरीदोगे उस पर तो मिलना ही नहीं है, जो पुराना असेट है उस पर भी अगर जो ले लिया वो ले लिया, जो बच गया वैल्यू है अब उस पर फ्यूचर में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है, माफ करो प्लीज, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस, क्लियर। उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिस्कशन हमने कल किया था, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ WDV। WDV के डेफिनेशन से रिलेटेड है अगला पार्ट, ठीक है। तो एक बार यहां तक आप लोग क्या करो, एक बार WDV का डेफिनेशन एक बार देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो फटाक से बढ़े आगे। तो अपना अगला जो सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ज्यादा बड़ा सवाल है, लेकिन ये सवाल उठता कहां से? पिछले सवाल से।
पिछला सवाल क्या था, व्हाट इज डब्ल्यूडीवी? डब्ल्यूडीवी इज नथिंग बट एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड, और डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया, उसके दो एक्सेप्शन भी बताया। अब सवाल ये उठता है उसके पहले पार्ट का, डब्ल्यूडीवी इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। तो सवाल ये उठेगा व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? तो एक्चुअल कॉस्ट को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है। कहां डिफाइन किया है? यहां देख सकते हो, डिफाइन किया है सेक्शन 43(1) में। 43(1) में गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट। सर एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? देखो बहुत ही सिंपल मतलब है। इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 43(1) एज एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब ही एक्चुअल कॉस्ट है। अरे ये कैसा डेफिनेशन है सर, बड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? हाँ अजीब तो लग रहा है, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा डेफिनेशन है। एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट as reduced by that portion which is met directly or indirectly by any person or authority। एक्चुअल कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट। इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है? इसका एक्चुअल कॉस्ट, इसका एक्चुअल कॉस्ट है माइनस अगर किसी पर्सन या किसी अथॉरिटी ने कोई मदद की है सब्सिडी ऑब्सिडी के तौर पे, तो वो उसमें से लेस कर दो, बस उतना ही डेफिनेशन है। अब गवर्नमेंट ऐसा भी तो डेफिनेशन रख सकती थी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट मींस द प्राइस ऑफ एन एसेट। नहीं, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब प्राइस नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट मींस द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, एंड द वर्ड कॉस्ट इज वेरी वाइड एज कंपेयर टू द वर्ड प्राइस। मिसाल के तौर पर अगर मैं टीवी खरीदता हूं क्लास में लगाने के लिए, तो उसका प्राइस क्या है और उसका कॉस्ट क्या है, बहुत फर्क है दोनों में। सपोज अगर कोई मुझे पूछता है सर ये टीवी जो आपने क्लास में लगाया इसका प्राइस क्या है, तो मैं बोलूंगा इसका प्राइस है 50,000 रुपए में। सर आपने कहां से खरीदा? मैं बोलूंगा ये मैंने मॉल से खरीदा। ठीक है, मॉल के एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से खरीद लिया। चलो ठीक है, ये 50,000 में इसका प्राइस है इसका। सर इसका कॉस्ट क्या है? मैंने बोला इसकी कॉस्ट तो बहुत सारा है यार, 50,000 में खरीदा, फिर वहां से मॉल से लेकर घर तक लेके आने में मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग गया, उसके बाद मुझे यहाँ पर लटकाने के लिए खर्चा लग गया, उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर पीछे प्लग करने में खर्चा लग गया, उसके बाद मुझे यहाँ पर केबल का वायर लगाने के लिए खर्चा लग गया, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद मेरे को लैपटॉप से उसको एचडीएमआई से कनेक्ट करने के लिए एक अलग खर्चा लग गया। तो ये सब खर्चों में मेरे 8-10 हजार रुपए और खर्चे हो गए। Therefore, if somebody asks you what is the price of this TV, you will say it is 50,000 rupees. But if somebody will ask you what is the cost of this TV, you will say it is 60,000 rupees. Because the word cost means the asset, whatever expenses are necessary to put the asset into working condition, that is what cost means. Cost का मतलब ये होता है कि जितने खर्चे उस असेट को उसके वर्किंग कंडीशन में डालने के लिए लगते हैं, वो सारा कॉस्ट का पार्ट बनता है। लेकिन प्राइस मतलब उस असेट का सोल एंड होल प्राइस, उसका इंडिविजुअल प्राइस कितना है? 50,000, लेकिन उसको चलाने के लिए बिजनेस में उसका कॉस्ट कितना है? 60,000 रुपए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हाँ, अब अगर उस 60,000 रुपए में से किसी ने कुछ मदद किया है, आपको कुछ सब्सिडी दिया है, तो वहां से रिड्यूस कर दो, यहां पर वही लिखा गया है। ठीक है, प्लस यहां पर एक अमेंडमेंट आया 2-3 साल पहले, दैट इज अगर आप कोई भी असेट खरीदते हो, कोई भी असेट, अगर उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करने की इच्छा रखते हो ना जिंदगी में, और अगर आप उस असेट को खरीदने के बाद एक बंदे को एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हो, तो आपको या तो अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट करना है, या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से पेमेंट करना है, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पेमेंट करना है, या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक मोड जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसी के थ्रू पेमेंट करना है। इन शॉर्ट, आपको कैश वैश के थ्रू पेमेंट करना अलाउड नहीं है। जैसा आपका सेक्शन 40A3 है ना, वैसा ही यहां पर भी अगर आपने 10,000 रुपए का असेट खरीदा, या उससे ज्यादा का असेट खरीदा, और अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया, तो सुन लो मेरी बात, आपका वो खर्चा ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड नहीं होगा। और अगर वो खर्चा आपका से आपने 50,000 का फोन खरीदा और कैश में खरीद लिया, अब वो असेट ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड नहीं होगा। और अगर ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड नहीं हुआ, तो समझ लो उस पर डेप्रिसिएशन आपको मिलने से रहा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये भाषण यहां पर दिया गया, आप देख सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अच्छा नीचे कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज है। ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। ये क्या लिखा है सर इन तीनों पॉइंट्स के अंदर? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एक ही बात बोलता है कि सपोज आपका बिजनेस जब तक शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है ये आपका बिजनेस प्री कमेंसमेंट, और ये आपके बिजनेस में पोस्ट कमेंसमेंट। ठीक है, तो जब तक आपका बिजनेस शुरू नहीं होता है, ठीक है, तब तक अगर आप कुछ लोन लेते हो, उस पर कुछ इंटरेस्ट देते हो। क्यों लेते हो लोन? क्योंकि फिक्स्ड एसेट खरीदना है। ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट आप क्या करोगे? फिक्स्ड एसेट में कैपिटलाइज कर दोगे। आई होप एवरीबॉडी नोज दिस यार, ये तो बच्चे बच्चे को पता है सीए के। ठीक है, ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, बोरोइंग कॉस्ट एक्सेट्रा। तो जब तक आपका बिजनेस शुरू नहीं होता है, आप लोन लेते हो, लोन लेकर एसेट खरीदते हो, उसका जो भी इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। एक बार बिजनेस कमेंस हो गया, उसके बाद ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इसका आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। कहां पर सर? सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि 36(1)(3) क्या है। 36(1)(3) आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन देता है, और कुछ नहीं, कोई बहुत महान चीज नहीं बोलता है। ठीक है, तो रूल इज बहुत सिंपल।
कि अगर आप कोई भी लोन लेते हो असेट के लिए और वो असेट सिंपल वर्ड्स में अगर बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ है तो आप उसको कैपिटलाइज करोगे। बिजनेस शुरू होने के बाद भी अगर यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी गौर से सुन लेना मेरी बात, ठीक है, यहां पर भी बिजनेस शुरू होने के बाद भी अगर आप कोई लोन लेते हो, ठीक है, और वो लोन से क्या करते हो, असेट खरीदते हो और असेट को अभी तक पुट टू यूज नहीं किया है, नॉट इन यूज, अब तक यूज में नहीं डाला है असेट को, उस केस में भी आपको इंटरेस्ट क्या करना है, कैपिटलाइज कर देना। बहुत सिंपल वर्ड है। सिंपल रूल क्या है, जब तक असेट यूज में नहीं आता है तब तक उसको कैपिटलाइज करो खर्चे को, जब असेट यूज में आ जाएगा उस खर्चे का क्या करो, आप एक्सपेंडिचर क्लेम करना शुरू कर दो। पीएनएल में डेबिट मारो, डिडक्शन क्लेम करो। जब तक यूज में नहीं आता है तब तक आपको उसको कैपिटलाइज करना है। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है, द रूल इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये भाषण यहाँ पर 3 पॉइंट्स में दिया गया है, ठीक है। यही आईसीडीएस भी बोलता है, अगर कोई खर्चा टेंजिबल असेट से रिलेटेड है तो उसको असेट में कैपिटलाइज करो, और अगर कोई खर्चा टेंजिबल असेट से रिलेटेड नहीं है तो उसको क्या करो, उसको हटा दो, उसको असेट में कैपिटलाइज ना करना। सिमिलरली यहाँ पर भी वही सारी चीजें बोला है, देख लो, अगर आपको चाहिए तो ये 2 पॉइंट एक बार देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो भी खर्चे अगर असेट से रिलेटेड है, जैसे असेट को उठा के लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, असेट से रिलेटेड है तो कैपिटलाइज करो, असेट से रिलेटेड नहीं है तो एक्सपेंस आउट करो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बोरोइंग कॉस्ट का आईसीडीएस है, मैं फिलहाल उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर मैं बाद में आता हूँ, फिलहाल इतनी जरूरत नहीं है उसकी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जाता हूँ। वो आईसीडीएस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे जाकर मैं उस पर बात करूंगा, ठीक है। नाउ एक्चुअल कॉस्ट की जर्नी, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, बहुत ही लंबी जर्नी है, ऐसी नहीं कि वो छोटी सी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी अभी चलती रही है, बहुत ज्यादा बड़ा डिस्कशन है एक्चुअल कॉस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कशन इन द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर, वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कशन ऑफ द डिस्कशन ऑफ चैप्टर ऑफ द डेप्रिसिएशन, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो हमने एक्चुअल कॉस्ट पे हम पहुंचे कैसे, हम डब्ल्यूडीवी से एक्चुअल कॉस्ट पे पहुंचे, और डब्ल्यूडीवी पे कैसे पहुंचे, क्योंकि इनकम टैक्स डब्ल्यूडीवी के हिसाब से डेप्रिसिएशन देता है, इसलिए हम लोग ने पहले डब्ल्यूडीवी देखा। डब्ल्यूडीवी जब देखा तो उधर से पता चला डब्ल्यूडीवी मींस एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड, तो वहां से हमको पता चला कि एक्चुअल कॉस्ट भी देखना पड़ेगा भाई, तो फिर हमने एक्चुअल कॉस्ट देखना शुरू कर दिया। तो सर व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट as reduced by that portion which is met by any person or authority। अब गवर्नमेंट ने कुछ 13 अलग अलग एक्सेप्शनल केस डाले हैं जिसमें आपको एक्चुअल कॉस्ट डिफाइन करना है। 13 अलग अलग एक्सेप्शनल केस में आपको एक्चुअल कॉस्ट डिफाइन करना पड़ेगा, एक एक करके मैं सारे बोलता हूं, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें एक्चुअल कॉस्ट इज समथिंग एल्स नॉट एक्चुअल, बराबर से सुनना, जिसमें एक्चुअल कॉस्ट इज समथिंग एल्स नॉट एक्चुअल। बाय डिफॉल्ट एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, आपने मुझे एसेट बेचा, मैंने आपसे एसेट खरीदा, मैंने आपको पैसा दिया, आपने मुझे एसेट दिया, ये हो गया मेरा एक्चुअल कॉस्ट, जितना भी पैसा मैंने आपको दिया वो एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन अब जो 13 एक्सेप्शंस हम लोग पढ़ेंगे ना एक एक करके, कुछ एक्सेप्शंस यहां पढ़ेंगे, कुछ कैपिटल गेन्स में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन सारे के सारे खत्म हो जाएंगे आफ्टर द एंड ऑफ द सिलेबस, सारे आज नहीं खत्म हो सकते, लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू, क्योंकि सारे बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, सम ऑफ देम आर रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स ऑल्सो, तो कैपिटल गेन्स के साथ उठा लूंगा मैं कुछ एक्सप्लेनेशन, लेकिन जो आज रेलेवेंट है वो तो उठा लेता हूं। क्या रेलेवेंट है आज, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट का बाय डिफॉल्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ये दिमाग में आपके घुसेड़ना बहुत जरूरी है, जहां पर एक्चुअल कॉस्ट इज समथिंग एल्स। आप सोचोगे अरे ऐसे कैसे, नहीं, लेकिन लॉ बोलता है ऐसे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं यहां पर उठा रहा हूं एक्सप्लेनेशन 1 2, 1 और 1 है, मैं फिलहाल होल्ड पे रख रहा हूं, 1 और 1 है होल्ड पे रख रहा हूं, ये हम लोग सेक्शन 35 के साथ कर लेंगे, और ये देखो कैपिटल असेट, ये कैपिटल गेन्स के साथ उठा लेंगे, सब उठाएंगे, आप भूल जाओगे, मेरे को याद रहेगा। आफ्टर द सिलेबस कंप्लीट आप देख लेना, 13 के 13 एक्सप्लेनेशन कवर हो जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा बेटा, मुझे याद रहेगा, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है, डोंट वरी अबाउट। देयरफॉर सर ये एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है, बहुत सिंपल है, अगर आपको मुझे, सब मैं मेरे एंगल से सोचता हूं, आप वैसा सोचो, अगर मुझे किसी से गिफ्ट मिलता है तो मेरे हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, या मुझे इनहेरिटेंस में कुछ असेट मिलता है, मेरे बाप दादाओं की जायदाद, तो मेरे हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, बहुत सिंपल है। अगर आप एक्चुअली पूछो तो नहीं होना चाहिए, देखो मुझे कोई गिफ्ट मिलता है, मुझे फोन अगर गिफ्ट में मिला किसी से, ठीक है, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है, 0, बराबर ना, लेकिन लॉ बोलता नहीं है, इधर हम लोग आपको एक्चुअल कॉस्ट देंगे, मतलब क्या देंगे, बोले जितना भी जिसने आपको गिफ्ट दिया उसने उसका जो कॉस्ट था माइनस उसने अगर कुछ डेप्रिसिएशन एक्चुअली क्लेम किया है वो लेस करो, बैलेंस आपके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट। मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है, अगर आपने मुझे कोई एसेट गिफ्ट किया या आपने मुझे इनहेरिटेंस में कोई एसेट दिया से 1 लाख रुपए का, तो मेरे हाथ में उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, आपके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट माइनस आपने अगर कोई डेप्रिसिएशन एक्चुअली क्लेम किया है वो लेस कर दो, मेरे हाथ में बच जाएगा एक्चुअल कॉस्ट।
से आपने 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा, 2 साल उसको डेप्रिशिएट किया 30,000, तो माइनस कर दो 30,000, 78,000 मेरे हाथ में एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा, यहां पर चेक कर लो बराबर से। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। बराबर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 3 बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते, ठीक है। इधर देखना, यहां पर दो फ्रेंड्स है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है। ये मिस्टर ए मिस्टर बी फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, ठीक है। अब इसके पास एक असेट है, एकदम घटिया सा एसी है कुछ, एसी, ठीक है, एयर कंडीशनर, पुराना सुराना एसी है कुछ, ठीक है। अब ये क्या करता है, वो एसी अपने फ्रेंड को बेच देता है, सोल्ड, लेकिन एट हायर प्राइस, बहुत ज्यादा ज्यादा प्राइस पे बेचा उसने, ठीक है, बहुत ज्यादा प्राइस पे बेचा। सर कितने प्राइस में बेचा? वो 3 लाख रुपए में बेचा उसने उसको, 3 लाख रुपए में। सर वो एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितनी होगी उस एसी की? 50,000 भी नहीं होगी, ठीक है, मार्केट वैल्यू उसकी 50,000 भी नहीं होगी, उसने 3 लाख में बेचा। अब सुनो इसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये अपने दोस्त को फायदा पहुंचाना चाहता है। किसको? मिस्टर बी को। मिस्टर बी को क्या फायदा पहुंचाना चाहता है? क्योंकि मिस्टर बी अगर उसको 3 लाख रुपए में खरीदेगा तो मिस्टर बी का एक्चुअल कॉस्ट 3 लाख हो जाएगा, और अगर उसका एक्चुअल कॉस्ट 3 लाख हो गया तो उसको डेप्रिसिएशन 3 लाख के ऊपर 15% मिलना चालू हो जाएगा, बराबर। यस। तो पहला सवाल ये आएगा कि मिस्टर बी पागल है क्या, 3 लाख में क्यों खरीदेगा? मिस्टर बी 3 लाख में इसलिए खरीदेगा क्योंकि दोस्त है, दोस्त से 3 लाख में खरीद लेगा, उसके बाद दोस्त को अंडर द टेबल क्या करेगा, वो 2.5 लाख रुपए वापस दे देगा, ठीक है, कैश में, अंडर द टेबल, ठीक है। मिस्टर बी अपना नुकसान नहीं करवा के लेगा कि घटिया चीज 3 लाख में खरीदेगा। देखो कोई बेवकूफ होगा कि डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम करने के लिए महंगा सामान खरीदो, पागल है क्या? डेप्रिसिएशन तो 15% मिलता है, उसके लिए मैं 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूं? नहीं 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 नहीं, सेटिंग होगी ना, दोस्त है, दोस्त के साथ ही हो जाए, ये हो सकता है। ये आप जाके कोई मॉल के अंदर जाके किसी स्टोर के साथ ये सेटिंग नहीं कर सकते हो, वो स्टोर वाला भगा देगा तुमको, ठीक है। ये अपने दोस्तों के साथ ही हो सकता है, दोस्तों के बीच में ये ट्रांजेक्शन चलते रहता है ऐसा टाइम पास वाला, जहां पर क्या होता है, मैं अपने दोस्त को महंगे में सामान बेचूंगा, सोल्ड एट हायर प्राइस, 2.5 लाख रुपए ज्यादा में बेच रहा हूँ, 3 लाख में बेच रहा हूँ, और यहां पर उसकी जबकि वैल्यू एक्चुअल वैल्यू देखी जाए तो 50,000 भी नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? मेरे दोस्त, सामने वाले दोस्त को फायदा उठाने के लिए, ताकि उसको उसका एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो, एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होगा तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, और डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, सो प्रॉफिट कम होगा, सॉरी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या गवर्नमेंट पागल बैठी है? नहीं। जैसे ही असेसिंग ऑफिसर को दिखेगा कि यहाँ पर इसने बहुत महंगे में खरीदा है, असेसिंग ऑफिसर पूछेगा ये इतना 3 लाख रुपए का क्या खरीदेगा, क्या खरीदा आपने? तो मिस्टर बी से उन्होंने पूछा आपने 3 लाख रुपए का क्या खरीदा? मिस्टर बी ने बोला हमने 3 लाख रुपए का एसी खरीदा। बोले ऐसा कौन सा एसी खरीदा, जरा हमको भी बताओ, हमारे घर में भी एसी है, इतने महंगे तो नहीं लगते, कोई कोई स्पेशल एसी है क्या? बोला नहीं, वही पुराना घिसा पिटा, वो भी सेकंड हैंड है। अच्छा, सेकंड हैंड एसी का 3 लाख रुपए दे दिया? नहीं चलेगा। अगर उनको दिखा कि आपने महंगे में बेचा है तो वो लोग क्या करेंगे पता है आपको? देखो, एक्चुअल कॉस्ट टू बी डिटरमाइंड बाय, अंडरलाइन कर लो, एओ विद जॉइंट कमिश्नर। अब एक्चुअल कॉस्ट आपका कौन निकालेगा? असेसिंग ऑफिसर निकालेगा, जॉइंट कमिश्नर के साथ बैठ के चेक करना, एओ निकालेगा जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेकर, अब आपकी नहीं चलेगी। समझ आया बेटा कितना जबरदस्त प्रोविजन है? देयरफॉर अगर आप किसी को असेट बेच रहे हो ना, अनरीजनेबल प्राइस पे बेचोगे ना अगर, तो सामने वाले की बैंड बच सकती है। अगर आपने कोई असेट अनरीजनेबल प्राइस पे खरीदा, मार्केट वैल्यू से एकदम अंडसंड प्राइस पे खरीदा, थोड़ा माइनर फर्क होगा ना तो चलता है, 50 की चीज 60 में खरीदी चलेगा, 50 की चीज 70 में खरीदी फिर भी चल जाएगा, 50 की चीज 2.5 लाख में खरीदी, 3 लाख में खरीदी, नहीं चलेगा, पकड़ लेगा ऑफिसर, और ऑफिसर पकड़ लेगा, जॉइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेगा और आपकी बैंड बजा देगा, फेयर मार्केट वैल्यू निकालेगा। कितना पता है आप कितना डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो? 3 लाख पे ना, वो बोलेगा नहीं 3 लाख पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 50,000 पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि आपकी एक्चुअल एफएमवी 50,000 है, और 50,000 पे डेप्रिसिएशन निकालेगा, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है वो एड बैक करेगा, टैक्स लेगा, इंटरेस्ट लेगा, पेनल्टी लेगा, बैंड बजा देगा तुम्हारी। समझ आ रहा है बेटा क्या चल रहा है दुनिया में? कितना जबरदस्त। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या सिखाता है अपने को कि महंगे में मत खरीदो, एक्चुअल प्राइस पे खरीदो, एफएमवी पे खरीदो। महंगे में खरीदोगे तो बचोगे नहीं जिंदगी में, ठीक है। अगला एक्सप्लेनेशन 4 क्या बोलता है सुन लो, ये भी एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं थ्रू एन एग्जांपल। इसका फोटो लेना है आप ले लेना, आपको पॉज करके बाद में, ठीक है, वो आपके पास ऑप्शन है, या आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, कोई भी स्लाइड्स का फोटो चाहिए आपको, आप पॉज करके ले लेना, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, मिस्टर ए है, उसने कोई एसेट खरीदा, ठीक है, से 100 रुपए में, उसके बाद वो एसेट उसने मिस्टर बी को सेल कर दिया, कितने? 150 रुपए में। उसके बाद मिस्टर बी ने मिस्टर सी को सेल कर दिया, कितने में? 200 रुपए में।
और फिर बाद में मैंने इससे रीअक्वायर कर लिया, कितने में? 300 रुपए में। ठीक है, अब जो असेट मैंने 100 में खरीदा था, सुन लो अच्छे से, वो असेट मैंने अपने दोस्त को 150 में बेचा, मेरे दोस्त ने किसी और को 300 में बेचा। ये तो जानबूझ के चाल चल रहे हैं हम कि एक दूसरे को बेचेगा, दूसरा तीसरे को बेचेगा, तीसरे से वापस महंगे में खरीद लो ताकि आपको वापस से 300 रुपए पे क्या मिलना शुरू हो जाए? बोलो बेटा, डेप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाए, जो पहले 100 रुपए पे मिलता था। गवर्नमेंट ने बोला नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा चेक करो। असेट वंस बिलोंग टू अससी, asset once belonged to assessee which was used by him for business and is transferred and reacquired by him. पहले मैं यूज करता था, फिर मैंने बेच दिया, पहले मैं यूज करता था, फिर मैंने बेच दिया, फिर मैंने रीएक्वायर किया। तो रीएक्वायर करते समय मेरे हाथ में डब्ल्यूडीबी क्या होगी या एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, जो भी बोलना। डब्ल्यूडीबी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर, मतलब जब ए ने बी को बेचा, जब ए ने बी को बेचा उस समय पे क्या डब्ल्यूडीबी थी, उसको कंपेयर करो किससे? उसको कंपेयर करो आपके रीएक्विजिशन प्राइस से, और जो भी लोअर है उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। चेक करो, डब्ल्यूडीबी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर, जब ए ने बी को बेचा, और द प्राइस पेड फॉर रीअक्वायरिंग द असेट, या जब सी ने ए को बेचा, विच एवर इज वॉट, विच एवर इज लेस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट? जबरदस्त प्रोविजन, जबरदस्त प्रोविजन, जबरदस्त। गवर्नमेंट क्या पागल बैठी है यहां पर? हाँ, तुम ऐसे चेन बनाओगे, ए बी को बेचेगा, बी सी को, सी डी को, डी को, ई एफ को, और वापस। हाँ मैं मानता हूं ये चीज गवर्नमेंट के लिए ट्रेस करना इतना आसान नहीं, लेकिन वो मेरा हेडेक थोड़ी है, गवर्नमेंट का हेडेक है ना। गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े कानून बनाए तो ट्रेस भी करो, और क्या। वो मेरा हेडेक है क्या ट्रेस करना? गवर्नमेंट का हेडेक है, गवर्नमेंट करेगी ट्रेस वो सारी चीजें, मैं नहीं करने वाला। देयरफॉर गवर्नमेंट को ट्रेस करने दो, मेरा क्या चाहता है उसमें, ठीक है, मेरा हेडेक नहीं है वो सारी चीजें। देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये भी। बढ़े आगे। हाँ, नेक्स्ट, asset acquired by an assessee from another person who had claimed depreciation on such asset and the asset is leased back to such other person. The written down value of the asset to the transferor at the time of transfer to the assessee. Now ये थोड़ा ध्यान से देखने वाला पॉइंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से, थोड़ा अतरंगी पॉइंट है, इसका भी फोटो ले लेना जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं उसका। यहां पर मिस्टर है, ठीक है, मिस्टर बी, दो लोग हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। Asset acquired by an assessee from another person who had claimed depreciation on such asset and the asset is leased back to such other person. ठीक है, यहां पर इसने असेट परचेज किया, कितने का? 100 रुपए का, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया, ठीक है। अब मैंने इससे असेट खरीदा, ठीक है, से 150 रुपए में, और फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको लीज बैक कर दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, घाई नहीं करना सर, अभी अतरंगी पॉइंट है। असेट एक्वायर्ड बाय एन असेसी फ्रॉम अनदर पर्सन, एक एक लाइन बाय लाइन डिस्कशन करते। असेट एक्वायर्ड बाय एन असेसी फ्रॉम अनदर पर्सन, असेट एक्वायर्ड बाय एन असेसी फ्रॉम अनदर पर्सन, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? एक एक स्टेप बाय स्टेप। असेट एक्वायर्ड बाय एन असेसी फ्रॉम अनदर पर्सन, क्लियर है? हाँ, who had claimed depreciation on such asset, yes, this person has claimed depreciation on such asset, ठीक है। asset acquired by an assessee from another person who has claimed depreciation on such asset, ठीक है, and asset is leased back to such other person। उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, उस सामने वाले बंदे को लीज बैक कर दिया, ठीक है, उसको वापस दे दिया। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इसके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। तो इसके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा वो लॉ बताता है। The WDV of the asset to the transferor, ट्रांसफरर कौन है यहाँ पर? मिस्टर बी है ना, मिस्टर बी, मिस्टर बी ने ही ट्रांसफर किया था ना। At the time of transfer to the assessee will become the actual cost। तो इसने इसको जब ट्रांसफर किया तो उसकी WDV क्या थी, वो WDV इसके हाथ में क्या बन जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। सिंपल है यार, मैंने आपसे कोई एसेट खरीदा जिसपे आप ऑलरेडी डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो, अब वो असेट आप मुझे बेच रहे हो, मैंने आपसे खरीदने के बाद मैंने आपको वापस लीज बैक कर दिया। क्या क्या फालतूगिरी है जिंदगी में? हाँ, एक असेट आपके पास है, आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, मैं जानबूझ के आपसे खरीदता हूं, फिर मैं आपको ही रेंट पे देता हूं। इसका सीधा 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 रूल क्या है कि आपको डेप्रिसिएशन मिल चुका है, अब आप उस डेप्रिसिएशन का फायदा मुझे भी देना चाहते हो,
और बोलते हो अब तू भी मुझसे खरीद ले, तू डेप्रिसिएशन क्लेम कर दे और असेट मेरे को लीज बैक कर दे, मैं लीज पे लेकर तेरे से असेट यूज करूंगा। तो मेरे हाथ में एक्चुअल कॉस्ट वही होगा जो आपके हाथ में डब्ल्यूडीवी होगी। तो जो आपकी बची हुई डब्ल्यूडीवी होगी वो मेरा एक्चुअल कॉस्ट होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जो आपकी बची हुई डब्ल्यूडीवी वो मेरा एक्चुअल कॉस्ट। इसका फोटो ले लो अगर चाहिए तो, ठीक है? क्लियर है? पॉज करके ले लेना बेटा। अगला पॉइंट एक्सप्लेनेशन 5। तो एक्सप्लेनेशन 2 3 4 4 क्या बोलता है? 2 क्या बोलता है? अगर आपको गिफ्ट में एसेट मिलता है तो आपके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? सामने वाले के हाथ में जो एक्चुअल कॉस्ट था माइनस उसने जो भी डेप्रिसिएशन एक्चुअली क्लेम किया है। एक्सप्लेनेशन 3 क्या बोलता है? अगर मैं किसी को महंगे में बेचता हूं सामान, अगर एसेट महंगे में बेचता हूं और सामने वाले अससी ने महंगे में खरीदा, तो सामने वाले अससी का ऑफिसर उसकी बैंड बजा सकता है और बोल सकता है नहीं नहीं बहुत महंगे में खरीदा, तेरा एक्चुअल कॉस्ट विल बी फेयर मार्केट वैल्यू, जहां निकल यहां से। ठीक है? नेक्स्ट, अगर मैं एक बंदे को बेचता हूं, दूसरा बंदा तीसरे को बेचता है, तीसरा बंदा चौथे को बेचता है, फिर चौथा वापस पहले वाले को बेचता है, तो पहले वाले के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? जब पहली बार आपने बेचा था तब क्या डब्ल्यूडीवी था, और जब चौथी बार चौथे आदमी से खरीदा तब क्या कॉस्ट है, विच एवर इज लेस। और चौथा वाला पॉइंट जो अभी अपन ने पढ़ा। ठीक है? नाउ फिफ्थ वन, अगर मेरे घर पे कुछ पर्सनल असेट पड़े हुए हैं, पर्सनल असेट मतलब मोबाइल फोन्स, कुछ टीवी, कुछ फर्नीचर, कुछ टेबल, कुछ एसी, ये सब पर्सनल असेट एक घर पे लगे हुए। अब मैं क्या करता हूं, ये घर से निकाल के उखाड़ के ऑफिस में लगा रहा हूं। तो जब तक ये घर में लगे हुए थे तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता था, लेकिन अभी अगर ऑफिस में लगा दूंगा तो उस पर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि अब ये बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? सेम मोबाइल फोन है, ये जब तक मेरे पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा है मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये अगर मेरे बिजनेस यूज के लिए यूज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो कल तक ये एसेट मेरे पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा था, अब ये एसेट मेरे बिजनेस यूज के लिए यूज हो रहा है, तो क्या मुझे इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा? मिलेगा। तो अगर मिलेगा तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? तो उसका एक्चुअल कॉस्ट होगा एक्चुअल कॉस्ट ओनली। सपोज ये मोबाइल फोन अगर मैंने आज से 2 साल पहले 50,000 रुपए में खरीदा था और 2 साल मैंने इसको पर्सनल यूज के लिए यूज किया, अब 2 साल बाद में उसको बिजनेस में लेकर आ रहा हूं, बिजनेस यूज के लिए यूज कर रहा हूं, तो 2 साल बाद मेरा एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? 2 साल बाद भी मेरा एक्चुअल कॉस्ट 50,000 ही होगा। यहां पर लॉ बोलता है, देखो, फॉर प्लांट, ऊपर मत पढ़ना, फॉर प्लांट मशीनरी फर्नीचर एक्चुअल कॉस्ट विल रिमेन एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन ये लॉजिक किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर प्लांट मशीनरी फर्नीचर, नॉट फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए नहीं है। मतलब अगर आप पर्सनल प्लांट, पर्सनल मशीनरी, पर्सनल फर्नीचर बिजनेस में लाते हो, पर्सनल से बिजनेस में लाते हो, एक्चुअल कॉस्ट विल रिमेन एक्चुअल कॉस्ट, जितने में खरीदा था उतने पे ही डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने घर को ऑफिस बना देते हो, पर्सनल बिल्डिंग को बिजनेस बिल्डिंग बना देते हो, अपने घर को आप गोडाउन बना देते हो, देन इन दैट केस एक्चुअल कॉस्ट विल नॉट रिमेन एक्चुअल कॉस्ट। तब जाकर यहां पर आपके लिए एक नया एक्सप्लेनेशन आ चुका है, वो देखना पड़ेगा। तब उस केस में क्या करना हो? कुछ नहीं, जितना भी बिल्डिंग का कॉस्ट है उसमें से उसका नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करो, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं सोचो। ठीक है? मतलब अगर बिल्डिंग 5 साल पहले खरीदी थी से 1 करोड़ में, तो 1 करोड़ में से 5 साल का डेप्रिसिएशन लेस करो, नोशनल डेप्रिसिएशन, और देखो आज डब्ल्यूडीवी क्या है, वो बन जाएगा आपका एक्चुअल कॉस्ट। जबकि प्लांट मशीनरी और फर्नीचर में ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा सब मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर 5 साल पहले कोई असेट अगर 50,000 का खरीदा था और अगर आज उस असेट को पर्सनल से बिजनेस में ला रहे हो, आज आपका एक्चुअल कॉस्ट 50,000 ही रहेगा। उसमें कोई ऐसा रिडक्शन का क्लॉज गवर्नमेंट ने डाला ही नहीं है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। ठीक है? नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है? बहुत सिंपल है। अगर असेट अक्वायर किया आउट ऑफ बोरोड फंड, अगर पैसा लोन लेकर असेट अक्वायर किया और एक बार असेट पुट टू यूज हो गया, क्या हो गया? पुट टू यूज, पुट टू यूज, पुट टू यूज, उसके बाद वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। कि अगर मैंने लोन लिया, उसके बाद मैंने असेट खरीदा और असेट पुट टू यूज होना शुरू हो गया, उसके बाद का इंटरेस्ट आपके एक्चुअल कॉस्ट में नहीं ऐड होगा, वो डायरेक्टली पीएनएल में चला जाएगा एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है बेटा? बोलिए। वो डायरेक्टली कहां चला जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पीएनएल। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला क्या है? असेट अक्वायर्ड सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ जीएसटी। अगर आप कोई असेट खरीदते हो जिसके ऊपर क्या लगता है? जीएसटी भी लगता है भाई, जीएसटी। मतलब मान लो मैंने ये फोन खरीदा है 50,000 रुपए का और इसके ऊपर मुझे 10,000 रुपए का जीएसटी लग गया, तो अब मेरे पास ऑप्शन है, सुनो। ऑप्शन क्या है? गौर से सुनना। दो ऑप्शन देती है गवर्नमेंट कि तूने फोन कितने में खरीदा, मैंने बोला 60,000, उसमें से जीएसटी कितना है, मैं बोला 10,000 जीएसटी है, तो 50,000 उसका प्राइस है, 10,000 टैक्सेस है। तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 60,000 रुपीज का तू इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ले,
या दूसरा ऑप्शन, अगर तू 10,000 का जीएसटी इनपुट क्रेडिट लेता है तो फिर तुझे एक्चुअल कॉस्ट 50,000 मिलेगा, 60,000 नहीं मिलेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर जीएसटी कंपोनेंट का क्रेडिट लेता है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, और अगर जीएसटी कंपोनेंट का क्रेडिट नहीं लेता है तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। सर ज्यादा बेनिफिशियल क्या है? ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए जीएसटी क्रेडिट लेना ही है। आप जीएसटी क्रेडिट ले लो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। आप डेप्रिसिएशन के चक्कर में मत पड़ो। आर यू क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो एक बार आपने क्रेडिट ले लिया, देन इट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट? एक्चुअल कॉस्ट। देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है? क्रेडिट ले लिया तो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। बढ़ो आगे। एक्सप्लेनेशन 10। एक्सप्लेनेशन 10 क्या बोलता है सर? अगर आपने कोई एसेट खरीदा, सुनो, जिसके ऊपर, सुनो, गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी कोई सब्सिडी देती है, ग्रांट देती है, रीइंबर्समेंट देती है। अगर कोई एसेट खरीदा, उस पर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको कोई सब्सिडी देती है, ग्रांट देती है, रीइंबर्समेंट, दोनों का, तीनों का मतलब ऑलमोस्ट एक ही है, गवर्नमेंट की कोई मदद, और क्या? तो वो सब्सिडी, वो ग्रांट, रीइंबर्समेंट आपके एक्चुअल कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। तो 100 करोड़ का मैंने एसेट खरीदा, गवर्नमेंट ने 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दी या ग्रांट दे दिया एक्सेट्रा, तो 20 करोड़ रुपया मेरे को एक्चुअल कॉस्ट से लेस करना पड़ेगा, और मेरा एक्चुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा? सिर्फ 80 करोड़। और 80 करोड़ के ऊपर मेरे को डेप्रिसिएशन मिलना चालू हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। तो सो मच ऑफ द कॉस्ट एज इज रिलेटेबल टू सच सब्सिडी, ग्रांट और रीइंबर्समेंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। अब इसमें एक और कैच है, गौर से सुनना, वो कैच क्या है? अब गवर्नमेंट देखो खुल के कुछ बात नहीं कर रही है। सपोज गवर्नमेंट क्या बोल रही है, सुनो गौर से। सपोज गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये एसएससी है, ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट है, और एसएससी बोलता है कि मुझे 120 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने बोला क्यों? बोलता मुझे एक बिजनेस शुरू करना है। मैंने बोला बिजनेस में क्या खर्चा होने वाला है? बोला उसमें प्लांट भी खरीदूंगा, मशीनरी भी खरीदूंगा, फर्नीचर भी खरीदूंगा, बिल्डिंग भी खरीदूंगा, ठीक है, उसके लिए 120 करोड़ रुपया चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम लोग 20% फंडिंग करवा देते हैं। 20% 120 करोड़ का कितना हो जाएगा? 24 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ने बोला 24 करोड़ फंडिंग करवा देते हैं ना, हम टेंशन ना ले तू। अब 24 करोड़ को मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है, सवाल ये उठेगा कि आप प्लांट में से निकालू, फर्नीचर में निकालू, मशीनरी में से निकालू, बिल्डिंग में से निकालू। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर हम किसी असेट के लिए आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम किसी बिजनेस के लिए या ग्रुप ऑफ असेट्स के लिए पैसा दे रहे हैं, तो आपको सारों में से कैसे निकालना पड़ेगा? 24 करोड़ प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा उनके कॉस्ट के हिसाब से। सपोज अगर 120 करोड़ में से प्लांट एंड मशीनरी 60 करोड़ है, तो आप हाफ उसमें से निकाल दोगे। हाफ मतलब इसका हाफ 12 करोड़ हुआ ना? अरे क्लियर है? तो उस हिसाब से हमको प्रोपोर्शनेटली लेस करना पड़ेगा असेट में, एसेट्स की वैल्यू में से। क्लियर है क्या भाई लोग? तो अगर गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट बोलती है कि ये असेट के लिए ये सब्सिडी है, तो फिर तो डायरेक्ट निकाल दो। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है ये असेट भी है, ये असेट भी है, ये असेट भी है, ये तीन तीन असेट है, इन सब के लिए तीसरा असेट ये चाबी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तीन तीन असेट है, और इन सब के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि आपके लिए पूल ऑफ असेट्स के लिए हम पैसा देते हैं, तो फिर सब में से थोड़ा 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 सब्सिडी प्रोपोर्शनेटली आपको निकालना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, इज इट? दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर, यहां नीचे वही लिखा गया, देखो, इफ असेट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेबल देन रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहां पर एक आखिरी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 11। सर आपने बोला 13 एक्सप्लेनेशन से, बाकी एक्सप्लेनेशन आगे आते रहेंगे, जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, और जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाएगा आप काउंट कर लेना, 13 क्या उससे ज्यादा ही निकलेंगे, 13 से कम नहीं निकलेंगे, चेक कर लेना बाद में, अभी नहीं, अभी कुछ एक्सप्लेनेशन बाकी है हमारे। नाउ कमिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन 11, ये आखिरी एक्सप्लेनेशन है ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। यहां पर क्या लिखा गया? एक नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया के बाहर बिजनेस कर रहा है, बहुत सालों से कर रहा है, अब उसको इंडिया में आके बिजनेस करने का है। अब तक तो बाहर बिजनेस कर रहा था, अब उसको इंडिया आना है, बिजनेस करना है। अब अगर उसको इंडिया आके बिजनेस करना है, तो अगर वहां से वो असेट इंडिया में लाता है तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? कल तक तो वो बाहर बिजनेस करता था, अब इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? से वहां से उसने कुछ कंप्यूटर्स इंडिया में लेकर आ गया, क्योंकि अब इंडिया में यूज होने वाले, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? बहुत सिंपल है, जितना भी एक्चुअल कॉस्ट वहां था, जितने भी कंप्यूटर वहां खरीदा था, माइनस जब से लेकर खरीदा था अब तक का, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करो, जो बचा हुआ डब्ल्यूडीबी होगा वो इंडिया में एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। चेक करो, actual cost will be actual cost as reduced by depreciation calculated as the rate in force. It is very simple, there is nothing, मतलब जो भी WDV आज की तारीख में वो उसका इंडिया में एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। क्लियर है? चेक कर लो एक बार, अभी सारे एक्सप्लेनेशन एक बार गो थ्रू कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गवर्नमेंट ने डाल दिया है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली नाउ, यहाँ पर एक चीज बताना है मुझे आप लोगों को, उसी के बाद में मैं आगे बढ़ूंगा।
इनकम टैक्स एक्ट है, तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या इनकम शब्द डिफाइन है? द आंसर इज यस। इनकम का डेफिनेशन है, कहां पर है? सेक्शन 2 के अंदर है। आई होप एवरीबडी नोज दैट सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर होते हैं। सेक्शन 2 में कहां पर है सर? सेक्शन 2 में क्लॉज 24 के अंदर इनकम डिफाइंड है। आज के बाद भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत बार अपने को इनकम का डेफिनेशन देखना पड़ेगा, तो ये चीज दिमाग में रख लो कि इनकम का डेफिनेशन कहां पर डिफाइंड है। तो द टर्म इनकम इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज 24 इनकम के बारे में डिफाइन करता है। अब इसके अंदर कितने क्लॉज है? टोटल 31 क्लॉजेज है। 31 डिफरेंट क्लॉजेज आर देयर विच आर देयर इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? टाइम एंड अगेन, थोड़े थोड़े समय के बाद इस क्लॉज को बढ़ाते रहती है, बढ़ाते रहती है, बढ़ाते रहती है। तुम खुद समझ जाओ, अगर इस क्लॉज को जितना गवर्नमेंट बढ़ाएगी उतना ज्यादा इनकम का स्कोप बढ़ेगा, और जितना ज्यादा इनकम का स्कोप बढ़ेगा उतनी ज्यादा चीजें इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया? 2015 के अंदर 2015 के अंदर इनकम के डेफिनेशन में लाया एक अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट लाया? जरा गौर से सुनना, ठीक है। व्हाट इज द अमेंडमेंट? और गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट में क्या किया? ये बहुत भयंकर अमेंडमेंट लेके आ गया। गौर से सुनना जरा, बहुत ज्यादा ध्यान से। पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू। गवर्नमेंट ने 18वां क्लॉज डाला, क्लॉज नंबर याद रखने की कोशिश करना, सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 18। और क्या बोला? इनकम, डेफिनेशन ऑफ इनकम इंक्लूड्स असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी अब से इनकम है, किसी भी किस्म की अगर आपको सब्सिडी मिलती है वो आपकी इनकम है, आपको उस पर टैक्स भरना है। ग्रांट इनकम है, कैश इंसेंटिव इनकम है, ड्यूटी ड्रॉबैक इनकम है, वेवर, अगर कोई वेवर हो जाता है, सपोज आपने किसी से लोन लिया और वो लोन सामने वाले ने आपको वेव कर दिया, से मैंने गवर्नमेंट से कुछ लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, अब गवर्नमेंट ने वो लोन मेरे को माफ कर दिया, तो जो लोन माफ किया ना वो भी मेरे हाथ में इनकम है। अब वो मेरी इनकम है और उस पर मेरे को उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। कंसेशन इनकम है, रिइंबर्समेंट इनकम है, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ नाम लिखे, ये सब कुछ इनकम है। लेकिन ये कब इनकम है वो भी केयरफुल सुनना। सिर्फ यहां पर देखकर सोल्यूशन का आंसर मत, क्वेश्चन का आंसर मत निकाल लेना। ये भी जानना बहुत जरूरी है, ये सब आपको किससे मिल रहा है। अगर ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है ना बाय, तो इनकम है। अगर स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है ना तो इनकम है। किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी से मिल रहा है ना तो इनकम है। किसी गवर्नमेंटल बॉडी से मिल रहा है ना तो इनकम है। या किसी गवर्नमेंट की एजेंसी मिल रहा है तो इनकम है। मेनली ये सारी चीज आपकी इनकम है, नो डाउट। लेकिन कब इनकम है? जब आपको ये किसी गवर्नमेंट के किसी अथॉरिटी से या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से खुद से मिल रहा है तो इनकम है, अदरवाइज नहीं इनकम है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको किसी ने लोन दिया, से आईसीआईसीआई बैंक ने लोन दिया, वो लोन आपने लिया और वो फिर आईसीआईसीआई बैंक ने वो लोन माफ कर दिया, तो वो यहां तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन वो राइट हैंड साइड पे नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोन आईसीआईसीआई बैंक ने माफ किया है, वेव किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या उसकी बॉडीज ने माफ नहीं किया। आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अरे आर यू आई होप इट इज क्लियर टू यू। देयरफॉर ये सारी चीजें इनकम है, प्रोवाइडेड ये सब कुछ आपको कौन दे रहा है? ये सब कुछ आपको ये लोग दे रहे हैं तो इनकम है, ठीक है। अब एक डाउट आना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स के दिमाग में, सर सब्सिडी, सर ग्रांट, सर रीइंबर्समेंट। सर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोग ने एक्सप्लेनेशन 10 में सर, कि अगर मैं कोई असेट खरीद रहा हूं उसके लिए गवर्नमेंट मेरे को कोई सब्सिडी देती है, ग्रांट देती है, रीइंबर्समेंट देती है, तो सर वो तो असेट में से लेस होता है ना सर। तो सर अभी कंफ्यूजन हो जाएगा असेट में से लेस करने का कि उसको इनकम मानने का, क्योंकि असेट में से अगर लेस करूंगा तो एक्चुअल कॉस्ट कम हो जाएगा, और अगर इनकम में ऐड कर दूंगा तो इनकम बढ़ जाएगी। तो मैं क्या ट्रीटमेंट दूं सर? सही ट्रीटमेंट क्या है एग्जाम के लिए? टेंशन ना ले। इसीलिए इस डेफिनेशन में से वो एक्सप्लेनेशन 10 वाले सब्सिडी, ग्रांट, रीइंबर्समेंट को गवर्नमेंट ने यहां से बाहर निकाल दिया है। मतलब अगर आपको सब्सिडी, ग्रांट या रीइंबर्समेंट किसी फिक्स्ड असेट के लिए मिलता है तो आप वही करो जो आप पहले करते थे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आप वही करो। अगर कोई सब्सिडी, ग्रांट और रीइंबर्समेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देती है फॉर परचेजिंग एन असेट, तो आप असेट से ही लेस करो, उसको इनकम मत मानो। हाँ, किसी और पर्पस के लिए सब्सिडी, ग्रांट, रीइंबर्समेंट मिलता है, असेट के लिए नहीं मिलता है, तो आप उसको इनकम मान के एड बैक कर दो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बराबर। यह है एक्सक्लूजन नंबर 1। अब एक्सक्लूजन नंबर 2 क्या है, सुनना गौर से, ठीक है। डेफिनेशन तो बना दिया गवर्नमेंट ने, पहले क्या बोला? ये सब कुछ इनकम है, अगर ये सब लोग आपको देंगे तो ये सब इनकम है। अब इसमें एक्सक्लूजन भी डाल दिया ना वैसे साथ में, तो एक्सक्लूजन में क्या है चलो देखते हैं, ठीक है। पे अटेंशन, ये पहला एक्सक्लूजन। दूसरा एक्सक्लूजन, अगर गौर से सुनना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है आपको, कोई ग्रांट दे रही है, किसको दे रही है? किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को या स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को।
देने वाली इंस्टीट्यूशन कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेने वाली इंस्टीट्यूशन कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ट्रस्ट है, कोई इंस्टीट्यूशन है, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई ट्रस्ट है या इंस्टीट्यूशन। तो देने वाला एक इंस्टीट्यूशन, लेने वाले दो इंस्टीट्यूशन। देने वाला कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेने वाला कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रस्ट या स्टेट गवर्नमेंट का ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन। तो जो वो सामने वाला ट्रस्ट है, लेने वाला ट्रस्ट, उसके हाथ में सब्सिडी, ग्रांट, ये सब माफ हो जाएगा। ठीक है, चेक करो। देयरफॉर कब कब टैक्सेबल हो जाएगा? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी लोकल अथॉरिटी को देती है तो टैक्स हो जाएगा, क्योंकि लेने वाला ट्रस्ट कौन सा होना चाहिए? या तो सेंट्रल या स्टेट का। ठीक है। सेकंड, या स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को देती है तो वो भी टैक्स हो जाएगा, क्योंकि माफ कब होने वाला है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ट्रस्ट को देती है। तो बराबर से देखना, देने वाला एक पॉइंट है, लेने वाला दो पॉइंट है। देने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, लेने वाला या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रस्ट या तो स्टेट गवर्नमेंट का ट्रस्ट। अब अगर लेने वाला कोई तीसरा बंदा लोकल अथॉरिटी आता है तो टैक्सेबल, या देने वाला बंदा बदल जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बदले स्टेट गवर्नमेंट हो जाता है, तो भी टैक्सेबल। ये दोनों पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर? और एक और एक्सक्लूशन है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से अपने को जो मिलती है ना एलपीजी की सब्सिडी उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगर यहां पर गवर्नमेंट ऐसा लिखती है इनकम इंक्लूड सब्सिडी फ्रॉम बाय गवर्नमेंट, तो फिर तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा भाई। नहीं लगेगा भाई, सीबीडीटी ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है कि इनकम हमको सब्सिडी वब्सिडी पे जो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मिलता है ना इंडिविजुअल्स को, अरे बैंक अकाउंट में खातों में सब्सिडी आती कि नहीं, जो गवर्नमेंट ने शायद अभी तो बंद कर दी है मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत सालों से चल रहा था, सब्सिडी आपके खाते में आती थी हर महीने। आप सिलेंडर खरीदो, एलपीजी सिलेंडर, आपको आपके खाते में 200 300 500 रुपया जो भी गवर्नमेंट का कमिटमेंट था वो हर महीने डाल देते थे वो लोग। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट आपके अकाउंट में, तो वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा भाई। गरीबों की तो बैंड मत बजाओ आप प्लीज। ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ना पहले लगता था ना आगे लगेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अभी हम लोग कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं ये पूरे डिस्कशन से? इफ द सब्सिडी इज फॉर फिक्स्ड असेट, अगर फिक्स्ड असेट के लिए तो मैंने आपको बोल दिया आपको कंटिन्यू रहना है पुराने प्रोविजन के हिसाब से, एक्सप्लेनेशन 10 के हिसाब से, राइट? हाँ, उसको छोड़कर अगर कोई और सब्सिडी है तो आपको फिर उसको टैक्सेबल करवाना पड़ेगा। पीजीबीपी, आईएफओएस कहीं पर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द असेस्ड नेचर ऑफ इनकम। लेकिन कब टैक्सेबल होगा? अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी या बॉडी या एजेंसी से मिलेगा। मतलब अगर आईसीआईसीआई बैंक से या किसी और कंपनी से मिलता है तो इट इज नॉट टैक्सेबल। तो ये मैंने यहां पर पूरा कंक्लूड कर दिया है आप लोगों के लिए। आई होप इट इज एवरीवन इज क्लियर विद दिस। क्लियर है बेटा सबके लिए? यस और नो? आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। एकदम क्लैरिटी के साथ मैंने यहां पर कंक्लूड कर दिया है नीचे। बराबर? हाँ, तो सब्सिडी के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा, एक बार मैं वो रिकैप कर लेता हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने सब्सिडी को डिफाइन कर दिया। सब्सिडी के अंदर ये सारी चीजें डाल दी है, ठीक है, इनकम के अंदर डाल दिया सब्सिडी को, और बोला ये सब कब टैक्सेबल है? जब ये सारी चीजें आपको कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग सब लोग देंगे। तो अब उसमें एक्सक्लूजन डाल दिया। एक्सक्लूजन नंबर 1 क्या है? एक्सक्लूजन नंबर 1 ये है कि अगर आपका कोई असेट के लिए सब्सिडी ग्रांट मिलता है तो वो तो वैसे भी कॉस्ट ऑफ असेट से लेस होता था, अभी भी वही होगा। उसके बाद बोला अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन को कुछ सब्सिडी देती है, ट्रस्ट को सब्सिडी देती है, तो वो माफ है, उस पर टैक्स। और उसके बाद बोला जो पर्सनल बेनिफिट वाले जो एलपीजी दूसरी सब्सिडीज है जो इंडिविजुअल के बेनिफिट्स के लिए, उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। कंक्लूजन क्या कर रहे हैं हम लोग कि भाई अगर कोई सब्सिडी असेट के लिए है तो वो असेट से लेस करो। उसके अलावा आप देखो किससे मिला, अगर गवर्नमेंट से मिलता है तो टैक्सेबल, अगर किसी और से मिलता है तो नॉट टैक्सेबल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस के अंदर एक आईसीडीएस भी डाल के रखा है, जो बेसिक डिस्कशन है, इस पे कोई बहुत ज्यादा महान आईसीडीएस नहीं है। क्या बोलता है कि एक बार आपको पता चल गया कि सब्सिडी, ग्रांट इनकम टैक्स में टैक्सेबल है, तो अब उसको आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, कौन से साल में टैक्स करवाओगे, एक्सेट्रा, इन सब चीजों पे बात किया है। तो पूरा अकाउंटिंग डिस्कशन है, पूरा अकाउंट्स के हिसाब से चलेगा। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है आप गवर्नमेंट ग्रांट को तब तक रिकॉग्नाइज मत करो जब तक आपको दो चीज का अश्योरेंस नहीं है। पहला चीज, क्या आप सारे कंडीशंस कंप्लाई कर पाओगे उसके, क्योंकि ग्रांट कम्स विद कंडीशंस। अनलेस एंड अनटिल यू फुलफिल द कंडीशंस यू विल नॉट गेट द ग्रांट। एंड आफ्टर गेटिंग द ग्रांट आल्सो, ग्रांट मिलने के बाद भी आपको बहुत सारे कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। तो आप अपने आप से पूछो कि भाई जो भी कंडीशन है क्या मैं वो फुलफिल कर पाऊंगा तो उसको रिकॉग्नाइज करो, जब कर ही नहीं पाऊंगा तो क्या मतलब है। सेकंड, क्या गवर्नमेंट भी आपको ग्रांट देगी कि वादा कर दिए कि सिर्फ वादा किए? वादा अलग होता है और वादे को पूरा करना अलग चीज होती है। गवर्नमेंट ने वादा कर दिया हम आपको 50 करोड़ ग्रांट देंगे, आप काम चालू करो, लेकिन आपको भरोसा है उस गवर्नमेंट पे, क्या देगी नहीं देगी?
अगर भरोसा है ग्रांट मिलेगा तो फिर रिकॉग्नाइज करो, नहीं मिलेगा तो फिर मत करो। कब करना? फिर जब एक्चुअली में मिल जाएगा ना तब करना। एक बार एक्चुअल में मिल गया उसके बाद पोस्टपोन करने का सवाल ही नहीं उठता है। एक बार मिल गया, आपके जेब में आ गया पैसा, उसके बाद आप उसको रिकॉग्नाइज कर लो। देयरफॉर कब तक मत रिकॉग्नाइज करो? जब तक आपको अपने आप पे भरोसा नहीं और गवर्नमेंट पे भी भरोसा नहीं। अपने आप पे क्या भरोसा होना चाहिए कि मैं कंडीशन फुलफिल करूंगा। गवर्नमेंट पे क्या भरोसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट पैसा देगी। एक बार गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया उसके बाद रिकॉग्नाइज कर दो, ठीक है। दिस इज व्हाट द प्रोविजन हैज टू से। अब एक बार आपको पता चल गया कि हाँ अब रिकॉग्नाइज तो करना है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा वो डिपेंड करता है। डेप्रिशिएबल एसेट के लिए बहुत सिंपल है, जो पहले पढ़ा था वही है, डिडक्ट फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट। जो भी एसेट का कॉस्ट है उसमें से लेस कर दो डेप्रिशिएबल एसेट के लिए बराबर। अच्छा, उसके बाद मैं एक एक करके बोलता हूं। अगर अगर एक डेप्रिशिएबल एसेट के लिए नहीं है, ग्रुप ऑफ एसेट्स के लिए, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, प्लांट के लिए भी है, मशीनरी के लिए भी है, फर्नीचर के लिए भी है, बिल्डिंग के लिए भी है, गवर्नमेंट बोलती है हम 20% दे देंगे आपको, तो फिर आप क्या करो, यहां पर लिखा है देखो लॉ के अंदर, तो फिर आपको प्रोपोर्शनेटली सब में से थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा बराबर। अब यहां पर कुछ नई चीज नहीं है, वही चीज है जो आपने पढ़ा है, कुछ अलग ट्रीटमेंट नहीं दे सकता आईसीडीएस। अरे भाई आईसीडीएस थोड़ी इनकम टैक्स से अलग हो सकता है, इनकम टैक्स नहीं बनाया ना आईसीडीएस। हाँ अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता तो अलग होता, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ये आईसीडीएस है। इसीलिए तो आईसीडीएस लाया, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इनकम टैक्स की सोच मैच नहीं करती है, तो दोनों सोच मैच करना है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गए भाड़ में आईसीआई के, अब हम सिर्फ क्या फॉलो करेंगे, आईसीडीएस फॉलो करेंगे। तो वही करना है जो वहां पर करते हैं और क्या। अच्छा, व्हेन इट इज रिसीवेबल एज ए कॉम्पेंसेशन, अगर आपके शहर में कुछ दंगे वंगे हो गए, राइट्स वाइट्स हो गया और गवर्नमेंट से आपको कॉम्पेंसेशन मिला, तो उसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? सर उस पर भी टैक्स लगेगा। यस, इनकम इंक्लूड सब्सिडी, ग्रांट, रीइंबर्समेंट, सब कुछ घुसेड़ दिया इनकम में, इतना वाइड कर दिया उसका स्कोप। वो तीन चीजों को छोड़कर बाकी सब इनकम है। तो गवर्नमेंट से कुछ कॉम्पेंसेशन मिला, ठीक है, तो वो कब टैक्सेबल है? व्हेनेवर इट इज रिसीवेबल, जब भी वो रिसीवेबल है तब उस पर आपको टैक्स भरना है। जब गवर्नमेंट ने आपको लेटर दे दिया भाई आपको इतना कॉम्पेंसेशन मिलने वाला है, अब श्योर है 100% मिलने वाला है, तो उस टाइम पे आप उस पर टैक्स भर दो, ठीक है। अच्छा, अगर कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, तो से अगर गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दिया फॉर बाइंग स्टॉक्स, गवर्नमेंट ने बोला कि आप क्या करो, आप इस 100 करोड़ रुपए लो और इस 100 करोड़ रुपए से ये आप कपड़े खरीदो, कपड़े बनाओ और गरीबों में बांटो, तो ये गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया आपको। तो ये कमिटमेंट अगर आपको गवर्नमेंट देती है तो इसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो इसको वैसे रिकॉग्नाइज करोगे जैसे 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 आपका कमिटमेंट पूरा होता रहेगा। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने आपको 100 करोड़ रुपया दिया ग्रांट के तौर पे और बोला ये 100 करोड़ रुपया आप इससे कपड़े बनाओ, क्लोथ बनाओ और क्लोथ बना बना के गरीब बच्चों में बांटो। तो जैसे जैसे आप क्लोथ बनाओगे, आप अपना ऑब्लिगेशन पूरा करोगे, वैसे वैसे आप ग्रांट को रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। जैसे ऑब्लिगेशन पूरा हुआ वैसे ग्रांट रिकॉग्नाइज, जैसे ऑब्लिगेशन पूरा हुआ वैसे ग्रांट रिकॉग्नाइज, उस तरीके से आप ग्रांट करोगे। उसके बाद आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपका केस किसी कहीं भी फॉल नहीं करता है तो आप क्या करोगे, मतलब आपका केस डेप्रिशिएबल एसेट भी नहीं है, आपका केस कॉम्पेंसेशन वाला भी नहीं है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट भी नहीं है, अदर देन ये सब कुछ है, तो आप क्या करोगे, फिर आप अकाउंट्स के हिसाब से मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज करके मैटर क्लोज कर दो। फिर आगे जाकर अगर आपने कोई कंडीशन वायलेट किया, ठीक है, कंडीशन वायलेट कर दिया कि अभी तो ग्रांट ले लिया, ग्रांट रिकॉग्नाइज भी कर दिया, उस पर टैक्स भी भर दिया, फिर आगे जाकर कंडीशन वायलेट किया तो ग्रांट गवर्नमेंट को रिफंड देना पड़ेगा। देना पड़ेगा ना भाई, गवर्नमेंट ने कंडीशन के साथ ग्रांट दिया था आपको, बोला था ये फुलफिल करना, ये असेट खरीद के ये काम करना, अगर आगे जाकर ये काम नहीं किया तो पैसा वापस देना, ग्रांट वापस देना पड़ेगा। अब आपने कर दिया कांड, ग्रांट वापस देना पड़ रहा है। अब ग्रांट वापस देना पड़ रहा है तो ट्रीटमेंट क्या हो? कुछ नहीं, जो पहले ट्रीटमेंट किया था वही उल्टा करने का। इधर क्या किया था, डेप्रिसिएशन लेस किया था ना, ब्लॉक से लेस किया था ना ग्रांट को, अब ब्लॉक में एड बैक करो, एज सिंपल एज दैट। वही भाषण नीचे दिया गया, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना, चलेगा, ठीक है। पे अटेंशन प्लीज। वही भाषण यहाँ पर दिया गया है। रिफंड करोगे तो क्या, पहले क्या किया था, लेस किया था, अभी ऐड बैक करो, ठीक है, और क्या। इधर क्या किया था, पहले आपने पीएनएल में डेबिट किया था, ठीक है, तो अभी उसी हिसाब से पीएनएल में उसका इफेक्ट चेंज करो, और क्या, ठीक है। पहले पीएनएल में क्रेडिट किया था ना, जैसे जैसे ऑब्लिगेशन पूरा किया पीएनएल में क्रेडिट करते गए, तो वैसे ही अभी जैसे जैसे ऑब्लिगेशन वापस रिफंड करना पड़ रहा है तो पीएनएल में डेबिट करते जाओ, चार्ज करो पीएनएल को, एज सिंपल एज दैट। कोई बहुत ज्यादा महान चीज नहीं है, इसमें इतना फोकस मत करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एकेडमिकली भी, ठीक है। आगे बढ़ू, हाँ आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की कहानी थोड़ी बता देता हूं आप लोगों को। सेक्शन 32 सब सेक्शन 2, इनकम टैक्स सारे लॉसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, एक लॉस नॉर्मली और एक अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उससे इनकम टैक्स को अलग सा प्यार है, बहुत प्यार है उनको, पता नहीं क्या। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट है। क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है? सबसे पहले तो ये एन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, उसके लिए कैरी फॉरवर्ड का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जितने भी साल कैरी फॉरवर्ड करना है करो। जनरली लॉसेस कितने साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं? नॉर्मली 8 साल, कुछ केसेस में 4 साल भी है, लेकिन अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इन्फिनिटी,
सेकेंडली अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ करो एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी को छोड़ के किसी से भी सेट ऑफ करो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सैलरी से सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है, ठीक है। बाकी आप पीजीपीपी से सेट ऑफ करो, आप आईएफओ से करो, आप एचपी से करो, आप कैपिटल गेन से करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, सबसे सेट ऑफ करो, सैलरी से छोड़ के सबसे सेट ऑफ करो, करंट ईयर में भी सेट ऑफ करो, फ्यूचर ईयर में भी सेट ऑफ करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साथ साथ में यहाँ पर एक चीज अपने को जानना पड़ेगा, वो है कि प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ इनकम टैक्स में क्या है। अगर आपके पास करंट ईयर में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है, पिछले साल के लॉस है, पिछले साल का यूएडी है, तो आपका प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ क्या होगा। तीन चीज पड़ी हुई है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है, करंट ईयर का लॉस पड़ा हुआ है, सॉरी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है, पिछले साल का लॉस पड़ा हुआ है, पिछले साल का यूएडी पड़ा हुआ है। बराबर से सुन लो, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, पिछले साल का लॉस, पिछले साल का यूएडी, आप सेट ऑफ कैसे करोगे, प्रायोरिटी क्या होगा। सबसे पहले आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि वो मैंडेटरी है क्लेम करने के लिए, आप सभी को पता है ना ये चीज, इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन, यस और नो, एज पर एक्सप्लेनेशन 5। उसके बाद आप लॉस ले लो। लॉस क्यों सर, क्योंकि 8 साल है वो, 8 साल के बाद खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो उसको पहले खत्म करो, ठीक है। और उसके बाद आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पे जंप मारो, ब्रैकेट में जो लिखा है फिलहाल उसको इग्नोर करना, उस पर मैं आऊंगा अगले लेक्चर में। तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी बहुत लॉजिकल है, पहले अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो, पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है आपके लिए, उसके बाद अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्लेम करना बेवकूफी है, क्योंकि उसमें तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसको सबसे एंड में करो, वो तो कभी खराब नहीं होने वाला है, खत्म नहीं होने वाला है। तो सेकंड आप क्या क्लेम करो, सेकंड आप क्लेम करो आपका करंट ईयर आपका लॉसेस, बिजनेस लॉस, उसके बाद जो बचता है उसके बाद अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करो। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू क्लेम डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमालगमेशन, डीमर्जर एक्सेट्रा। अब इसमें एक अलग दुख है यार, मैं वो दुख पहले बता देता हूं क्या दुख है, एसएससीओ को क्या दुख है। सपोज ये प्रीवियस ईयर 21 22 हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना प्लीज। अब यहां पर ए लिमिटेड एक कंपनी है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं अमालगमेटिंग कंपनी, ठीक है। यहां पर 1/4/2021 उसके पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में कुछ असेट्स है, ठीक है, 1 लाख रुपए का फर्नीचर है, प्लस उसने कुछ असेट्स खरीदे, परचेज किया असेट्स से 2 लाख रुपए के और असेट्स खरीदे से 1 जुलाई 2021, ठीक है। और फर्नीचर इज डेप्रिशिएबल एट 10%, वी ऑल नो दैट, वो हम सबको पता है, ठीक है। अब सब कुछ सही चल रहा था, आगे जाकर क्या हुआ पता है, ये बी लिमिटेड के साथ अमालगमेशन हो गया इसका, कभी से 3 अक्टूबर को 2021, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे हम लोग अमालगमेटेड कंपनी, क्लियर। तो ये हो गया अमालगमेटिंग कंपनी, ये हो गया अमालगमेटेड कंपनी, ठीक है। अब क्या होगा, अब कहानी बराबर से सुनिए। अब जैसे अमालगमेशन हो जाएगा सारे असेट्स यहां चले जाएंगे, ठीक है, राइट। अब इस केस में डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम होगा, क्या अमालगमेटिंग कंपनी को डेप्रिसिएशन मिलेगा या सिर्फ अमालगमेटेड कंपनी को मिलेगा या दोनों को मिलेगा, ये सवाल है। तो गवर्नमेंट ने इस पे अपना प्रोविजन लाया, एक प्रोवाइजो बनाया टू सेक्शन 32 वेयर इट सेज दैट अगर कोई अमालगमेशन होता है, सुन लो गौर से मेरी बात, बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अगर कोई अमालगमेशन होता है, सुन लो अभी, एक सेकंड रुकना, मेरे को यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव से ये कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब सुन लो गौर से, गवर्नमेंट क्या प्रोविजन लाती है, इन केस ऑफ अमालगमेशन, डी मर्जर एक्सेट्रा, अज्यूम देयर इज नो अमालगमेशन, ऐसा सोचो अमालगमेशन हुआ ही नहीं, तो इसको छुपा दो, छुपा दिया, अभी डेप्रिसिएशन निकाल में जो भी डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है, से इस पे कितना आएगा, इस पे 10,000, से इस पे कितना आएगा, इस पे 20,000, बराबर ना, यस और नो। तो इन केस ऑफ अमालगमेशन अज्यूम करो कि अमालगमेशन हुआ ही नहीं, कर लिया अज्यूम। अब एक बार अमालगमेशन हुआ ही नहीं है, अज्यूम कर लिया, डेप्रिसिएशन निकाल दिया, अब इसको बाहर लाओ, अब इसको लाओ, इसको हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए मत छुपाओ। अब ये डेप्रिसिएशन दोनों में बांट दो, दोनों में मतलब इसमें और इसमें बांट दो। कैसे बांटू, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज, मतलब 3 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, ये 21 होना चाहिए, 2021 सॉरी, 3 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक बी लिमिटेड को मिलेगा और 1 अप्रैल से लेकर 2 अक्टूबर तक ए लिमिटेड को मिलेगा। क्लियर है सबको। तो बहुत सिंपल है, अमालगमेशन अगर होता है ड्यूरिंग द ईयर तो अज्यूम करो अमालगमेशन हुआ ही नहीं,
और डेप्रिसिएशन निकाल दो। निकाल लिया, एक बार निकाल लिया, उसके बाद में फिर अमालगमेटेड कंपनी को भी लाओ भाई, उसको हमेशा के लिए मत भूलो, और फिर दोनों में बांट दो। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस प्रोविजन हैज टू से। यू कैन रीड ओवर हियर, देयर इज एन एग्जांपल ओवर हियर व्हिच आई हैव पुट, व्हिच विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। ठीक है, अब आगे जाकर एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन क्या आएगा, अब ये जितने भी असेट है, गौर से सुनना मेरी बात। ठीक है, ये सारे असेट्स, ये जो दो असेट्स है ये और ये, अब ये किसके हो जाएंगे, बी लिमिटेड के हो जाएंगे, बराबर, राइट। अब बी लिमिटेड के हाथ में आगे जाकर डब्ल्यूडीवी क्या होगी, क्योंकि आगे जाकर इन असेट्स पे डेप्रिसिएशन अब बी लिमिटेड क्लेम करने वाला, राइट ना। तो अब बी लिमिटेड के हाथ में आगे जाकर इसका डेप्रिसिएशन क्या वैल्यू पर उसको मिलेगा, उसके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बी लिमिटेड के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा। तो बहुत ही सरप्राइजिंग आंसर है यहां पर, आपका नॉर्मल लॉजिकल आंसर नहीं आने वाला है, सरप्राइजिंग आंसर आने वाला है। और यही क्वेश्चन इन्होंने अभी दिसंबर 21 के अटेम्प्ट में पूछा था दिसंबर 21 में 4 मार्क का क्वेश्चन इस पे आया था। तो इसके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत दिल खोल के, बड़े दिल से बोला है कि इसके हाथ में भी, इसके हाथ में भी, इसके हाथ में भी एक्चुअल कॉस्ट वही होगा जो यहां था। मतलब जो यहां था वही इसके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट होगा। मतलब 1 लाख और 2 लाख ही इसका एक्चुअल कॉस्ट होगा। क्या बात कर रहे हो सर, डुअल बेनिफिट नहीं हो जाएगा, होगा, होने दो। गवर्नमेंट ने अमालगमेशन में बहुत बेनिफिट्स दिए हैं, आगे जाकर आप देखोगे 15 से 20 बेनिफिट्स दिए गवर्नमेंट ने अमालगमेशन में, उसमें से ये एक है। बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स दिए गवर्नमेंट ने। देखो लॉजिकली स्पीकिंग तो क्या होना चाहिए मालूम, कि सामने वाले के हाथ में, बी के हाथ में कॉस्ट क्या होना चाहिए, 1 लाख माइनस जो भी डेप्रिसिएशन अभी क्लेम हो रहा है वो लेस करो, और बैलेंस बी के हाथ में कॉस्ट। ये लॉजिकल आंसर है। 2 लाख माइनस जो भी डेप्रिसिएशन अभी क्लेम हो रहा है माइनस करो, बैलेंस बी के हाथ में कॉस्ट। बट गवर्नमेंट का मूड अलग है भाई एकदम, जब गवर्नमेंट बेनिफिट देने पे आती है ना तो किसी के बाप की नहीं सुनती है, फिर कुछ अलग मूड पे चल रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई तुम टेंशन ना लो, तुमको 1 लाख पे डेप्रिसिएशन भी मिलेगा और सामने वाली कंपनी के हाथ में कॉस्ट भी 1 लाख ही होएगा, जाओ अपना पार्टी बनाओ जाओ। कहां लिखा है सर, ये लिखा है एक्सप्लेनेशन 2 to 43.6 and explanation 7 to 43.1. I hope it is clear. This is slightly strange decision made by the government, but this is to give benefits so that there are lot of amalgamations in the industry. बहुत सारे amalgamations हो जिससे companies को synergy benefit मिले, benefit of coming together. I hope it is clear to you. Is it? क्या ये clear है आप लोगों को? ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं towards the next part, and the next part is, मैंने आपको शुरुआत में बोला था डेप्रिसिएशन के कि आपको 4 किस्म के डेप्रिसिएशन मिलते हैं। एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन अंडर ब्लॉक, एक एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर ब्लॉक, एक एसएलएम डेप्रिसिएशन फॉर पावर जनरेटिंग असेसीज, और एक टर्मिनल डेप्रिसिएशन फॉर पावर जनरेटिंग असेसीज। क्लियर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एसएलएम डेप्रिसिएशन के बारे में। पढ़े, एक बार आप यहां तक देख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो एसएलएम डेप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज एसएलएम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स लॉ। इट इज ओनली अवेलेबल टू पावर जनरेटिंग असेसीज, और वो भी उनके पास ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है। अगर उनको डब्ल्यूडीवी लेना है तो वो डब्ल्यूडीवी भी ले सकते हैं, कान खोल के सुन लो। लेकिन अगर उनको एसएलएम के साथ कंटिन्यू करना है तो वो एसएलएम भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं एसएलएम की। एसएलएम डेप्रिसिएशन कहां अवेलेबल है, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। कैसे मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का आपने असेट खरीदा, 10% डेप्रिसिएशन है, तो एसएलएम में क्या होगा, आपको हर साल अभी 10% डेप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा, दैट इज 10,000। तो ये तो बहुत सिंपल है, अभी हर साल आप 10,000 डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, 10 साल बाद असेट साफ हो जाएगा बैलेंस शीट से, बराबर। बहुत सिंपल है, क्योंकि एसएलएम में आपको हर साल सेम अमाउंट मिलता रहेगा, तो हर साल आपको 10 हजार का डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा। ठीक है, खत्म हो गई बात। अब दूसरे एंगल पे आते, अगर मैंने ये असेट 2-3 साल बाद बेच दिया तो क्या होगा। से मैंने 1 लाख रुपए का असेट खरीदा, 10% डेप्रिसिएशन है, 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम किया फॉर 3 इयर्स, उसके बाद मैंने सेल कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा। अब 3 साल बाद अगर मैं देखूं तो उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी है, 70,000। 70,000 डब्ल्यूडीवी, अगर मैंने इसको बेच दिया तो क्या होगा। नाउ अब ये ट्रीटमेंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली और एकेडमिकली, क्योंकि डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा तो बच्चा भी बता देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार, कि भाई 1 लाख का असेट है, 10% रेट है तो 10,000 मिलेगा, और क्या, उसमें क्या सोचने का। अगले साल भी 10,000, उसके अगले साल भी 10,000। दिस इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट एसएलएम डेप्रिसिएशन। डब्ल्यूडीवी में हर साल डेप्रिसिएशन कम होता है, यहाँ पर कम नहीं होता, यहाँ पर सेम रहता है। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो 3 साल बाद आपकी डब्ल्यूडीवी कितनी होगी, 70,000 हो गई। अब सवाल यहां से उठेगा कि अब अगर मैंने इसको बेच दिया तो क्या होगा। तो सुनो, गवर्नमेंट ने इस पे 3 कानून बनाए। पहले कानून, अगर आप इसको गौर से सुन लेना, अगर आप इसको
अपने WDV से भी कम प्राइस पर बेचते हो, जैसे कि यहां पर दिखता है आपको WDV 70,000 है, आप उसको बेच कितने में रहे हो, 50,000 में बेच रहे हो। तो अगर आप उसको WDV से भी कम प्राइस में बेचते हो तो जो भी डिफरेंस होगा उसका हम आपको डिडक्शन दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ, इन द नेम ऑफ व्हाट, टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। तो अगर आप असेट को WDV से भी कम में बेचते हो, WDV तो आपकी कितनी है, 70,000, आप उसको कितने में बेच रहे हो, आप उसको 50,000 में बेच रहे हो, तो 20,000 रुपए का एक किस्म का नुकसान हो गया ना। तो वो नुकसान की भरपाई गवर्नमेंट कर देगी और बोलेगी कि आपको 20,000 रुपए का हम टर्मिनल डिप्रिसिएशन के तौर पे गिव यू द डिडक्शन। ठीक है, क्लियर है। हाँ, लेकिन वैसे ही अगर आप उसको ज्यादा अमाउंट पे बेचते हो, से अगर आप उसको 70 के बदले अब 80,000 में बेचते हो, तो जो एक्सेस अमाउंट मिल रहा है ना आपको 10,000 रुपए, वो आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी, चेक करो। और इसको गवर्नमेंट ने एक नाम दे दिया है बैलेंसिंग चार्ज का। तो बहुत सिंपल है, WDV से कम में बेच रहे हो तो आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन एक डिडक्शन है, WDV से ज्यादा में बेच रहे हो तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है WDV के ऊपर वो आपका डीम्ड इनकम, बैलेंसिंग चार्ज। अच्छा, अब अगर मैंने इसको WDV और कॉस्ट दोनों के ऊपर बेचा तो, क्योंकि अगर आप देखो तो मेरा कॉस्ट 1,00,000 रुपए है, ठीक है, मेरी WDV कितनी है, मेरी WDV 70,000 रुपए। तो अब अगर मैं उसको WDV और कॉस्ट दोनों के ऊपर बेच रहा हूं, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, दिस प्राइस इज अबाउट WDV एंड अबाउट कॉस्ट ऑल्सो, यस और नो, ये WDV और कॉस्ट दोनों के ऊपर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपको दो हेड ऑफ इनकम में चार्जेबल करना पड़ेगा। कैसे, जितना डिडक्शन पहले क्लेम किया था, कितना क्लेम किया डिडक्शन, 1,00,000 का असेट है, 70,000 WDV है, 30,000 क्लेम किया, उतना बैलेंसिंग चार्ज चेक करो, उतना PGBP में डीम्ड इनकम, जितना भी डिडक्शन पहले क्लेम किया था पहले वो रिवर्स मार, वो रिवर्स मारने के चक्कर में 30,000 रुपए का मेरे को क्या हो जाएगा, इनकम ऐड हो जाएगी। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट के बीच का जो भी डिफरेंस है वो तेरा कैपिटल गेन्स बन जाएगा, दिखता है यहां पर। अब यहां क्या लिखा है छोड़ो, वो एडजस्टेड WDV, उस पर आता हूं मैं, वो क्या एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म पे आता हूं। तो सेलिंग प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 1,20,000, एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 1,00,000, डिफरेंस 20, आपका कैपिटल गेन्स। वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कितने पीरियड के लिए असेट को होल्ड कर रहे हैं। क्लियर है। तो देखो बहुत सिंपल है, आप असेट खरीदो, उसका डेप्रिसिएशन लेते रहो, उसके बाद WDV आ जाएगी। से 70,000 WDV है, 70 से कम में बेचा डिडक्शन लो, 70 से ज्यादा में बेचा इनकम, 1,00,000 से भी ज्यादा में बेचा तो 1,00,000 तक इनकम, 1,00,000 के ऊपर कैपिटल गेन्स। ठीक है, बहुत बहुत ही सिंपल लॉजिक है। लेकिन अब यहां पर कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से। प्रॉब्लम क्या है मालूम, यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है पता है, फर्स्ट केस, ये लास्ट केस में मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, 1,20,000, थोड़ा दिमाग में सोचना, लास्ट केस में मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, 1,20,000 है, कॉस्ट कितना है, 1,00,000, तो 20,000 गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन्स बना दिया। ठीक है, चलो ठीक। तो अगर यहां कैपिटल गेन्स बनाता है, यहां अगर हम लोग कैपिटल गेन्स निकालते हैं आखिरी वाले केस में, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स, देन व्हाई आर वी नॉट कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स इन सेकंड एंड द फर्स्ट केस। सर सेकंड और फर्स्ट केस में भी तो असेट बिका है ना, वहां भी तो कैपिटल गेन्स आना चाहिए, सही बात है, वहां भी आना चाहिए। तो सर हम लोग वहां पर क्यों नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है समझो, वहां पर भी हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर ट्रिक है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहां पर अगर मैं कैपिटल गेन्स निकालूंगा, से फर्स्ट केस में अगर मैं कैपिटल गेन्स निकालूंगा तो क्या आएगा, 50,000 सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कितना है एसेट का, कैपिटल गेन्स का फॉर्मूला क्या है, सेल माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 50,000, कॉस्ट कितना है बताइए, एसेट का 1,00,000, 50,000 का STCL या LTCL जो भी है वो हो जाएगा। सेलिंग प्राइस तो 50,000 है लेकिन कॉस्ट तो 1,00,000 है ना, 50,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम, साला तुम हमको इतना बेवकूफ बनाओगे क्या, पहले 50 माइनस 70 का डिफरेंस आप टर्मिनल डेप्रिसिएशन लोगे, उसके बाद 50 माइनस 1,00,000 का डिफरेंस आप कैपिटल लॉस भी लोगे, ये तो डुअल बेनिफिट हो जाएगा ना यार। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला मालूम, कि सुनो भाई, ऐसे केस में कैपिटल गेन्स कैसे निकालने का वो हम बताएंगे, तुम नॉर्मल तरीके से मत करो, हम उसका स्पेशल तरीका बताएं। मैंने बोला क्या स्पेशल तरीका, बोले स्पेशल तरीका वही है जो अभी हम लोग बताने वाले। मैंने बोला क्या है बताओ, बोले सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। मैंने बोला सेल कंसिडरेशन तो 3 अलग सेल कंसिडरेशन है, यहां पर लिख दू, एक है 50,000, ठीक है, एक है 80,000, ठीक है, एक है 1.2 लाख, बराबर, ये 3 सेल कंसिडरेशन है। मैंने बोला कॉस्ट में क्या लेने का, देखो अगर मैं कॉस्ट में 1,00,000 लूंगा, 1,00,000 लूंगा, 1,00,000 लूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 50,000 का लॉस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 20,000 का लॉस हो जाएगा, और यहां पर 20,000 का गेन हो जाएगा। ठीक है, ये गेन तो समझ में आता है।
लेकिन यहाँ जो लॉस आप ले रहे हो ना, ये तो आपको डुअल बेनिफिट हो गया कि आप टर्मिनल डेप्रिसिएशन ये सब करके यहाँ पर लॉस भी क्लेम कर रहे हो। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया ना, चालाकी, सुनो गौर से, गवर्नमेंट की चालाकी देखो। गवर्नमेंट ने ये कॉस्ट है ना, कॉस्ट, ये कॉस्ट है ना, ये जो कॉस्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर, गौर से सुनना मेरी बात, ये कॉस्ट को ही गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। और क्या बोला मालूम, ये कॉस्ट अब वो नहीं होगा जो हम बताएंगे वो होगा, ठीक है, आप जो बोलोगे वो नहीं होने वाला है कॉस्ट। मैंने बोला क्या होएगा, बोले ये कॉस्ट अब अलग होएगा। मैंने बोला क्या होएगा बताओ, तो बोले सुन, ये हटा, ये हटा, ये हटा, चल ये सब हटा अब यहाँ से। अब ये कॉस्ट को हम लोग रीडिफाइन करेंगे, ठीक है। तो बोलो, मैं बोला चलो करो रीडिफाइन। कैसे रीडिफाइन करोगे, क्या डालोगे इधर, बोले ये है अभी तेरा एक्चुअल कॉस्ट, इस हिसाब से तेरा कैपिटल गेन्स निकलेगा। मैंने बोला क्या है, अब ये तीनों केस में भी अपने को एक्चुअल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कैसे, तीनों केस में अपने को, तीनों केस का बताता हूं मैं। और उसके बाद क्या होगा मालूम, जहां गेन आ रहा है वहां गेन आएगा, और जहां लॉस आ रहा है ना, जहां लॉस वहां पर कैपिटल गेन जीरो हो जाएगा। देखना क्या ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। डब्ल्यूडीवी कितना है, 70, 70, 70 बराबर। अब गवर्नमेंट बोलती है ऐड दिस माइनस दिस, ऐड बैलेंसिंग चार्ज माइनस टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अब फर्स्ट केस में देखो अपना बैलेंसिंग चार्ज नहीं है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, कितने का, 20,000 का, ठीक है, बराबर ना। तो फर्स्ट केस में ये 20,000 लेस करूंगा तो ये कॉस्ट कितना हो जाएगा, 50,000। और अगर ये 50,000 से 50,000 लेस करूंगा तो इधर आ जाएगा अंडा, बराबर, देख लो। सेकेंड केस में बैलेंसिंग चार्ज है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन नहीं है, तो इधर डैश कर देता हूं। बैलेंसिंग चार्ज कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग चार्ज 10 रुपया, ये 10 रुपया ऐड कर दूंगा तो इधर हो जाएगा 80 के। अब ये 80 के इधर लेकर आऊंगा, 80 माइनस 80 विल कम टू हाउ मच, अंडा, दिखता है। और थर्ड केस में क्या हो जाएगा आपका, बैलेंसिंग चार्ज ऐड हो जाएगा, कितने का बैलेंसिंग चार्ज, 30, क्योंकि थर्ड केस में टर्मिनल डेप्रिसिएशन नहीं है, ये नील है, ये हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख माइनस 1.2 लाख विल गिव यू 20,000 का प्रॉफिट। तो देखो क्या ब्यूटीफुल फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला इतना ब्यूटीफुल है कि आपको अब सिर्फ और सिर्फ गेन हो सकता है, लॉस नहीं होगा। लॉस वाले केस में आपका गेन आके जीरो पे बैठ जाएगा। जैसे आपको यहाँ लॉस हो रहा था ना पहले केस में, यहाँ लॉस हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बताइए, यहाँ लॉस हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अब ये गेन, गेन तो नहीं होगा लेकिन लॉस भी नहीं होगा, जीरो पे आके रुक जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है, बोलिए। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा हूं, अगर आप देख सकते हो तो, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। पे अटेंशन नाउ, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली। तो कुछ नहीं, आपको अभी नॉर्मली फॉर्मूला क्या डालना है, सेल कंसिडरेशन आपका 50,000 है, कॉस्ट आप उसका 1 लाख नहीं लोगे, आप उसका रिवाइज कॉस्ट लोगे। रिवाइज कॉस्ट, सेल आप क्या ले लो, सेल आप जो भी है वो ले लो, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये ले लो। लेकिन कॉस्ट आप 1 लाख नहीं ले सकते हो, आपको रिवाइज कॉस्ट लेना पड़ेगा। और रिवाइज कॉस्ट क्या है, वो लॉ में डिफाइन किया गया है। ये आपका रिवाइज कॉस्ट इस तरीके से निकलेगा, और इस तरीके से निकलेगा कि कॉस्ट निकालने के बाद आपको या तो गेन होगा या तो जीरो आएगा, लॉस नहीं आने वाला है। आई होप एवरीवन इज क्लियर, ठीक है। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू सम टाइम बिफोर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि अगर आप एसएलएम फॉलो करोगे तो फिर आपको डब्ल्यूडीवी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डब्ल्यूडीवी फॉलो करोगे तो आपको एसएलएम फॉलो करने की जरूरत नहीं है, दोनों में आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अब सुनो, ये ऑप्शन का एक नुकसान है। अगर आप एसएलएम फॉलो करोगे ना, क्या एसएलएम, ये वाला मेथड, हर साल सेम डेप्रिसिएशन, तो फिर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट नहीं देगी। अगर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन चाहिए ना, तो आपको डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, चेक करो नीचे। अगर आप 3212 में फॉलो करते हो, मतलब ब्लॉक मेथड, तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आप एसएलएम फॉलो करते हो तो नहीं क्लेम कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू यू, इज इट, बोलिए, इज इट। चलो, एक लास्ट चीज है इस टॉपिक के अंदर, वो देख लेते हैं, ठीक है। ये एक जनरल नोट है, वो आप देख सकते हो बाद में, बहुत ही जनरल डिस्कशन है। ये लास्ट चीज क्या है सर, गौर से सुन लेना, ये लास्ट चीज क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। यहाँ पर एक सेक्शन है, सेक्शन 43 ए, जो क्या बात करता है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ये सेक्शन क्या बोलना चाहता है अपने, ठीक है। ये सेक्शन बोलना चाहता है कि अगर आप कोई असेट बाहर से इंपोर्ट करते हो, कंडीशन सुन लो, और उस पर फॉरेन करेंसी का लोन लगा हुआ है, फॉरेन करेंसी लोन, इंपोर्ट भी बाहर से किया है, इंडिया से नहीं खरीदा है, बाहर से इंपोर्ट किया है और उस पर फॉरेन करेंसी लोन है, तो फिर 43 ए एप्लीकेबल है। ये दो कंडीशन पहले फुलफिल करना पड़ेगा यार। असेट बाहर से खरीदना पड़ेगा, उस पर फॉरेन करेंसी लोन भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, असेट लोकल इंडिया से खरीदा तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा सर, असेट बाहर से खरीदा लेकिन फॉरेन करेंसी लोन नहीं है, लोकल आईएनआर का लोन है, तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। प्लीज बी वेरी केयरफुल। सबसे पहले अक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड देन देयर हैज टू बी अ फॉरेन करेंसी लोन,
तो ये सेक्शन एप्लीकेबल। अच्छा ठीक है, सपोज सर मैंने मान लो एक असेट खरीद लिया बाहर से, ठीक है, मैंने $1,00,000 का एक असेट इंपोर्ट कर लिया, प्लस उस पे फॉरेन करेंसी लोन लिए, तो अब क्या, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, सुनो, अब इस पे जो भी करेंसी गेन या लॉस आएगा ना, अब सुनना पहले शब्द, ऑन पेमेंट, पेमेंट पर, नॉट ऑन बैलेंस शीट डेट, एक्चुअल पेमेंट करते समय जो भी करेंसी गेन या लॉस आएगा, एक्चुअल पेमेंट करते समय जो भी करेंसी गेन और लॉस आएगा, वो तू क्या करेगा, वो WDV ऑफ असेट में एडजस्ट करेगा, ठीक है। अगर लॉस है तो उसको ऐड कर, क्योंकि वो तेरा एडिशनल कॉस्ट है, और गेन है तो वो तेरे WDV से लेस हो जाएगा। समझ में आया? कंडीशंस क्या है बराबर से सुनो, असेट इंडिया के बाहर से खरीद रहा है, प्लस उस पे फॉरेन करेंसी लोन है, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो उस पे जब भी एक्चुअल पेमेंट करेगा तभी जो गेन और लॉस आएगा। सपोज तूने 2 साल तक लोन रिपेमेंट ही नहीं किया, तो कुछ नहीं करने का, चुपचाप बैठे रहने का, नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालते रहो। लेकिन अगर 2 साल तक तूने कुछ पेमेंट नहीं किया, 2 साल बाद पेमेंट किया, तो जो भी गेन और लॉस आएगा पेमेंट करने पर वो WDV में एडजस्ट करेगा, गेन आएगा तो लेस कर दे, लॉस आएगा तो ऐड बैक कर दे, ठीक है। यही लिखा गया है, देखो, मेक एडजस्टमेंट अंडरलाइन इन द प्रीवियस ईयर इन विच एक्चुअल पेमेंट इज मेड, जिस साल में भी एक्चुअल पेमेंट हुआ है उस साल के प्रीवियस ईयर में आप उसको क्या करो, उसको एडजस्ट करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 साल तक अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं। आप फिर नॉर्मली $1,00,000 को कन्वर्ट कर दो, जो भी करेंसी रेट है उस हिसाब से कन्वर्ट करके उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेते रहो। 2 साल बाद आपने पेमेंट किया, जैसे पेमेंट किया, लॉस हुआ गेन हुआ, एडजस्ट कर दो, ठीक है। अब इसके नीचे एक ICDS है जो एकदम एग्जैक्टली तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसा है, इसलिए इस पे बात नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत सिंपल है कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो गेन और लॉस को, कैसे आज मैंने ट्रांजेक्शन किया तो आज का रेट लूंगा, फिर बाद में आगे जाकर मैंने सेटल किया तो सेटल करने वाले दिन का रेट, फिर बीच में अगर बैलेंस शीट डेट आ गई तो बैलेंस शीट डेट पर मैं उसको रेट को क्या करूंगा, रीवैल्यू करूंगा, और अक्रूड गेन और लॉस को बुक करूंगा। से डेटर से मैंने आज सपोज मैंने डेटर्स को सामान बेचा और $1,00,000 का सामान बेचा, तो आज के रेट पे रिकॉर्ड करूंगा, 31 मार्च पे रीवैल्यू करूंगा, और उसके बाद जब एक्चुअल पेमेंट आएगा उस हिसाब से वापस से रीवैल्यू करूंगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वैसा है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नई चीज नहीं है। अब यहां पर मैं आता हूं कि 43A जो सेक्शन है ना अपना, ये वाला जो सेक्शन मैंने आपको बताया अभी, ये जो सेक्शन जिसमें आपको इंपोर्टेड असेट होना चाहिए, फॉरेन करेंसी लोन होना चाहिए, तो एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पर आप उसको क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, बराबर, यस और नो। तो ये जो 43A है, इसमें सारे किस्म के करेंसी गेन और लॉस तो कवर्ड नहीं है, इसके अलावा भी तो फॉरेन करेंसी गेन और लॉस हो सकते हैं, जैसे डेटर पे होता है, क्रेडिटर पे होता है, एक्सपेंसेस पे होता है, ब्रांच ट्रांसलेशन पे होता है। मेरी फॉरेन कंपनी में, मेरी फॉरेन कंट्री में एक ब्रांच है, वो ब्रांच का मेरे को डेटा इंडिया के HO के साथ मर्ज करना है, तो उसमें करेंसी गेन और लॉस हुआ तो, डेरिवेटिव्स में गेन और लॉस हुआ तो, फॉरवर्ड मार्केट्स में गेन और लॉस हुआ तो, वो सब करेंसी गेन और लॉस का क्या होगा। इनकम टैक्स क्यों शांत बैठा है, क्यों नहीं बात करता है उस पर? किया बात उन्होंने 2020 में करना शुरू कर दिया, इसलिए उन्होंने एक नया सेक्शन लाया 43AA, दिखता है आपको? अब मैं दोनों को कंपेयर करके बताता हूं। 43A में क्या आएगा, सिर्फ फिक्स्ड असेट जो इंडिया के बाहर से खरीदते हो जिसपे फॉरेन करेंसी लोन है, बस। और यहां पर एनी गेन अदर देन 43A, एनी गेन मतलब एनी गेन, कोई भी किस्म का गेन जो 43A में कवर नहीं है, 43AA में कवर हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो गेन 43 या जो लॉस 43A में कवर्ड है वो 43AA में मत खींचो। 43AA में वही चीज आएगी जो 43A में नहीं आएगी। अब 43A में तो बहुत लिमिटेड चीज आती है, बराबर, ये 2 कंडीशन फुलफिल करने वाली चीज, उसको छोड़कर बाकी सब कुछ 43AA में। क्लियर है? देख सकते हो, शैल बी इनकम और लॉस एज पर ICDS 6। तो यहां पर गेन और लॉस का क्या करते हो आप, WDV में एडजस्ट करते हो ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, नो एडजस्टमेंट ऑन 31 मार्च। 31 मार्च में 43A में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन राइट हैंड साइड पे आपको वैसा करना है जैसे आप नॉर्मली अकाउंट्स के अंदर करते हो। 31 मार्च को रीइंस्टेट करोगे, फिर एक्चुअल ट्रांजैक्शन जब होगा उसके टाइम पे, जब एक्चुअल पेमेंट होगा उस टाइम पे देखोगे एक्चुअल में कितना गेन और लॉस हुआ और उसको बुक करोगे आप। यहां पर एक्चुअली जैसा करते हो ना आप अकाउंट्स के अंदर, वैसा ट्रीटमेंट करोगे जैसे डेटर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, अदर एक्सपेंसेस के लिए। प्लस यहां पर क्या क्या चीज कवर होगी वो भी लॉ ने लिख के रखा है, सब चीज, मतलब एग्जांपल डाल के रखा है थोड़ा। मॉनेटरी आइटम को भी आप एडजस्ट करोगे, नॉन मॉनेटरी आइटम को भी एडजस्ट करोगे, जो आप जनरली अकाउंट्स के अंदर एडजस्ट नहीं करते हो। फॉरेन ऑपरेशंस के और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना है वो भी एडजस्ट करोगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिंपल,
जो आपके 43A सेक्शन के अंदर है, यहां पर बहुत एक स्पेसिफिक केस आएगा और वो स्पेसिफिक केस एक्चुअल पेमेंट पर एडजस्टमेंट होगा, वो भी WDV ऑफ असेट में। राइट हैंड साइड में सब केस आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड को छोड़कर, और वहां पर आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसा ट्रीटमेंट करोगे। एज सिंपल एज दैट। इज एवरीवन क्लियर? दिस इज व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट, दैट इज डेप्रिसिएशन। सो हियर वी विल स्टॉप द लेक्चर। आपको मजा आ रहा है? बहुत बहुत अच्छी बात है। मुझे रिव्यू दीजिए, आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, कहां पर दोगे? मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए आप। और अगर कोई डाउट्स भी है तो बिंदास पूछिए बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कौन सा नंबर पे? अपने जो हेल्पलाइन नंबर है अपने क्लासेस का, ठीक है, 9009008977, इस पर आप मुझे पूछो बिंदास। और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो, मैं भी मोटिवेट होऊंगा, आगे के लेक्चर और जोश के साथ मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे खाली रूम के अंदर बैठकर सुबह सुबह उठकर लेक्चर रिकॉर्ड करना इतना आसान काम नहीं है बेटा। हाँ, अगर आप लोग सामने बैठे रहते हो ना और क्लासरूम के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ता है ना जब स्टूडेंट्स के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आसानी से कर लेता हूँ। लेकिन जब कोई नहीं रहता है सामने, आसपास कोई नहीं है, सामने सिर्फ एक कैमरा खड़ा है मेरे, और मुझे उसके सामने ऐसे बोलना है जैसे मैं स्टूडेंट्स को देखकर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो मोटिवेशन दो आप लोग मुझे, रिप्लाई करो इस पे, डाउट्स पूछो, अपना रिव्यू दो कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है डायरेक्ट टैक्स फास्ट ट्रैक बैच का अब तक का, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग अपना। लेक्चर इसी तरीके से हम लोग पूरी एनर्जी के साथ कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखो सब लोग अपना, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू।